वो कैप्चर कर लेता है पौंडीचेरी को 1693 में। तो जैसे ही पौंडीचेरी को डच कैप्चर करता है ना, तो फिर ट्रीटी ऑफ रिजविक होता है। यहाँ पे रिजविक लिख दिया है, आई थिंक ये इस तरह से कुछ स्पेलिंग है, रिजविक RIZVIG, ठीक है, ऑलराइट। ये फर्स्ट कार्नेटिक वार, तो ये यहीं पे बैटल हुआ था सेंट थॉम, जो मद्रास में अडियार रिवर के नज़दीक है, तो इसलिए पहला कार्नेटिक वार को इसी नाम से रिमेंबर किया जाता है, सेंट थॉम बैटल के नाम से, ठीक है, जो कि फ्रांस, तो इसे फ्रांस जीत गया था पहला कार्नेटिक। वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो आपको कहीं अगर देता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ में आ रहा है कि कौन था ओरिजिनेटर सब्सिडरी अलायंस का। आप देखे होंगे कि बिलजले था, लेकिन बिलजले क्या पहला यही था? ओरिजिनेटर यहाँ बोल रहा है पहला यही था, तो नहीं, ओरिजिनेटर यही था, डुप्ले था, समझे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक साइड अपोजिट साइड, मैंने ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ फिर से लड़ता है। तो ये आपको थर्ड कार्नेटिक वार में देखने को मिलेगा, लड़ता है एक दूसरे के खिलाफ। तो यहाँ पे ये जब वार होता है ना, तो यहाँ पे फ्रेंच की तरफ से कौन था? कॉर्नवालिस था, जो कैप्चर कर लेता है इंग्लिश के फोर्ट को। जो कहाँ पे फोर्ट था इसका? इंग्लिश फोर्ट सेंट जो डेविड फोर्ट था, उसको कैप्चर कर लेता है। बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में, जहाँ पे ब्रिटिश क्या करता है? डच को हरा देता है और ब्रिटिश जीत जाता है, समझे। अब से 1498 में सी रूट का क्या हो गया? डिस्कवरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए पुर्तगीज जो था वो फॉलोड बाय द डच, पुर्तगीज आया, फिर आपका डच आता है, फिर इंग्लिश, फिर डेंस, फिर फ्रांस। इस तरह से क्या होता है चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर पुर्तगीज जो था, जैसे वास्को डी गामा 1498 में सी रूट खोजता है, फिर 1502 में सेकंड विजिट करता है वास्को डी गामा, समझे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कोचीन में पहले डालता था अल्बुकर्क, उसके बाद यहाँ पे 1502 में कैन्नूर में डाला गया था। और फिर देखिए वही है, कालीकट, कोचीन और कैनूर में क्या करता है? अपना ट्रेडिंग स्टेशन डालता है इन लोग। फिर अल्मीड़ा जो है 1505 से 9 के पीरियड में बन के आता है एज ए गवर्नर, एज ए वाइसरॉय, और यही ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है और कार्डियस सिस्टम लाता है अल्मीड़ा, समझ में आया। उसके बाद अल्बुकर्क आता है, जो कि रियल फाउंडर था, और यही कैप्चर करता है गोवा को, कैप्चर करता है भाटकाल को फ्रॉम श्री कृष्ण देवराय से 1510, और विजयनगर का जो था उससे कृष्ण देवराय से ये कैप्चर कर लेता है भाटकाल, कौन? अल्बुकर्क। और इनिशिएटेड करता है एक पॉलिसी, जो कौन पॉलिसी ये लाया था कि शादी कर लो यहाँ के लोगों से, मैरिंग करो नेटिव ऑफ इंडिया से, तो यही लाया था अल्बुकर्क। तो ये वाला सिस्टम क्रिएट करता है और बैंड कर देता है सती जो चल रहा था उसको बैंड करने में इसका भी क्या होता है? रोल रहता है। पूरी तरह से क्या बैन कर देता है क्या, या पूरी तरह से बताइए क्या हो जाता है पूरी तरह से? बैंड द सती, बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अपने एरिया में, समझे, अपने सराउंडिंग में। पूरी तरह से नहीं होता, पूरी तरह से बाद में होता है, जो कि पीछे भी बताए थे राजा राम मोहन राय वगैरह, आप देखिएगा। विलियम बेंटिंग, देखिए नीनो द कुन्हा जो था यहाँ पे क्या था इसका, इसने फिर कैपिटल बना देता है किस चीज़ को? कोचीन से को गोवा कर देता है, तो कैपिटल गोवा कर देता है, और ड्यू और बेसिन को कैप्चर कर लेता है। क्या आता है इससे पहले? सबसे पहले बोलेगा तो लिवेंट कंपनी था, समझे, 1593 में। सी रूट से पहला बोलेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, समझे, और ओवरऑल बोलेगा पूरा तो लिवेंट, ये लैंड रूट से था, सी रूट से नहीं था। उसके बाद देखिए कि सेटलमेंट ऑफ इंडिया, थॉमस बेस्ट जो था वो हराया पुर्तगीज को 1612 में। किस तरह से वो सेटलमेंट्स करता अपने इंडिया में? तो थॉमस बेस्ट जो था हराया था पुर्तगीज को 1612 में। फिर सूरत में 1613 में कंपनी डाला, 1608 में भी डाला था सबसे पहले, ये इलीगल था, परमिशन नहीं मिला था, यहाँ पे परमिशन मिला था, परमानेंट यहाँ डाल दिया। और 1611 में भी मुसालीपट्टनम में डाला, ठीक है। साउथ इंडिया में पहला बोलेगा तो कहाँ बोलिएगा? तो मुसालीपट्टनम मानना पड़ेगा, मछलीपट्टनम मानना पड़ेगा आपको। और परमानेंट बोलेगा तो आपको सूरत मानना। इसका जो शिप था, जो कि ड्रैगन इंग्लिश का शिप था, वो किसके अंडर था? वो कैप्टन बेस्ट के अंदर था, ठीक है, अलॉन्ग विद द लिटिल शिप, जो कि, और कौन सा शिप था एक उसके साथ साथ? ड्रैगन शिप के साथ साथ ब्रिटिश का एक और शिप था जिसका नाम था क्या? ओसियंदर, समझे। तो ये कैप्टन बेस्ट के अंदर था। तो अब 1608 में विलियम हॉकिंग्स एक हेक्टर शिप लेके कहाँ पहुँचता है? सूरत पहुँचता है। अब यहाँ पे देखिए कि हॉकिंग जो था जानता था तुर्की लैंग्वेज बेल। हॉकिंग्स को तुर्की लैंग्वेज आता है कि नहीं? तो हाँ आता। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग आज करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज करने वाले हैं। देखिए लगभग 38 पेज है इसमें, यह स्पेक्ट्रम का है, स्पेक्ट्रम से हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको घटना चक्र का जो है पूर्वालोकन घटना चक्र हिस्ट्री, उसका एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज में बता दिया हूँ पूरा, उसका 2-3 जो इलेबोरेशन दिया हुआ रहता है वो भी करवा दिया हूँ, साथ में सवाल के साथ जो भी आपका क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ रहता है वो सारे करवा चुका हूँ, और अलग से भी करवा दिया हूँ, सवाल भी करवाया हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन को भी डिस्क्राइब कर दिया हूँ। तो 10-10 का सवाल का सीरीज होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज जो है आपका घटना चक्र पूर्वालोकन बुक से दोनों फॉर्मेट में करवा दिया गया है, और फास्ट फॉर्मेट में भी देखना है तो पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री फास्ट फॉर्म में हम आपको लगभग 8 से 9 घंटा में कंप्लीट कर दिए होंगे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र पूर्वालोकन का। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अपने हिसाब से मैं अरेंज करके दिया हूँ चीज़ों को, जहाँ पे जो रिपीटेड सवाल है उसको क्रॉस कर दिया हूँ, और जो चीज़ से जुड़ा हुआ जो सवाल में है
उस चीज़ को ला के एक जगह कलेक्ट करके रख दिया हूँ और वहीं पे उसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ ताकि वहाँ से क्या हो जाए, टाइम डिमिनिश किया जा सके। तो इस तरह से मैं आपको करके दिया हूँ, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग स्पेक्ट्रम करने वाले हैं। स्पेक्ट्रम का भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो 38 पे समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, समझे। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है, जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल सकता है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे नोटेड कर दिया हूँ। उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं क्या करूँगा, हाईलाइटेड कर दूँगा ताकि आपको क्या हो, एक ब्रॉड इमेज क्रिएट हो जाए कि क्या लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम बुक में एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में। तो चलिए ज़्यादा हम लोग डिले नहीं करते हैं, हम लोग अपने पॉइंट पर स्विच करते हैं। तो आप चलिए देख सकते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। नाउ कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है आपका, एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो यूरोपियन का जो आगमन हुआ वो किस तरह से होता है और किस तरह से ब्रिटिश जो है उसके पावर का कंसोलिडेशन होता है, किस तरह से वो अपना दबदबा बनाता है ब्रिटिश इंडिया में, उसके बारे में। तो सबसे पहला अपना चैप्टर क्या है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया, मतलब इंडिया में यूरोपियन का कैसे आगमन होता है उसके बारे में देखते हैं। तो 15 सेंचुरी से यूरोपियन का आगमन होना शुरू हो गया है। साथ साथ में यहाँ पे ये भी बोलता है इंडीड द टाइम इवन बिफोर द मुगल, क्या हुआ, इवन बिफोर द मुगल केम एंड इस्टेब्लिश देयर एम्पायर। देखिए ये चीज़ भी हुआ, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आप यूरोपियन का आना शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं पहला यूरोपियन कौन आया। तो क्या ऐसा आप जैसे 1498 में आप देख सकते हैं ना, ये पुर्तगीज वगैरह का आया। उसके बाद और भी लोग आए अपना कंपनी का यहाँ पे सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। तो किस तरह से लोग परमिशन लेना शुरू किए, जैसे जब बना था लंदन में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे अकबर रूल कर रहा था। जब वहाँ से आया परमिशन लेने के लिए, ग्रांट करने के लिए परमिशन, तो हम, ठीक है, तो यहाँ पे जब वो आता है तो वहाँ पे जहांगीर था। वहाँ पे जैसे सूरत में पहला बार डाला, लेकिन वो लीगलाइज नहीं था, इलीगल तरीका से डाला, वहाँ पे परमिशन मिला नहीं था। तो फिर वो क्या किया, 1611 में मुसालीपट्टनम में, इंग्लिश जो ब्रिटिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश वाला जो फैक्ट्री डाला था, तो फिर वो 1611 मुसालीपट्टनम। तो अगर पहला साउथ इंडिया का बोलता है ना, तो कौन था फैक्ट्री ब्रिटिशर्स का, तो ये मुसालीपट्टनम ही था, मछलीपट्टनम। और यही अगर टेम्पोररी बोलेगा तो टेम्पोरेरी में भी यही मछलीपट्टनम था। फिर परमानेंट उसको जब वो फिर से जहांगीर उसको क्या कर देता है, दे देता है क्या, परमिशन, तो वो फिर 1613 में कहाँ लगाता है, अपना फैक्ट्री सूरत में लगाता है। तो पहले सूरत में 1613 में नहीं लगाया, ओवरऑल भी पहला बोलेगा ना तो सूरत ही मारिएगा, 1608 में ही रूट डाल दिया गया सूरत में, समझे, लेकिन परमानेंटली वो 1613 में डाला। इस तरह से वो कहानी था वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मेन मुद्दा पे पॉइंट पे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मेन मुद्दा पे रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे पुर्तगीज इन इंडिया द क्वेस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया, किस तरह से इंडिया में सी रूट का डिस्कवरी करता है पुर्तगीज, उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे रोमन इंपायर 7वीं सेंचुरी में जब डिक्लाइन करता है तो क्या होता है, तो अरब जो था, अरब का डोमिनेंट हो जाता है, कहाँ, इजिप्ट और पर्सिया वाला एरिया में अरब का रुतबा बन जाता है, अरब दबदबा बना लेता है, समझे। जैसे मोहम्मद बिन कासिम वगैरह का आप देख सकते हैं 1711-12 में वो यहाँ पे क्या करता है, देवल वगैरह पोर्ट में। उसका देखिए पूरा सिनेरियो नहीं बताएंगे, जिस तरह से आएगा इस हिसाब से आप कनेक्ट करते चल जाइएगा, समझे। पूरा अगर कहानी हम अभी एक जगह रिलेट करके बताने लग गए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, समझे। यहाँ देखिए तो रोमन इंपायर का ये सिस्टम यहाँ पे हो गया। उसके बाद बोलता है कि इस तरह से हुआ, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से होने की वजह से रोमन इंपायर डिक्लाइन कर गया। तो अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंडिया के साथ क्या हो गया, यूरोप का, वो टूट गया, ठीक है। तो जो भी एक्सेसिबिलिटी हो पा रही थी दोनों के बीच में, स्पाइस से लेके, ठीक है ना, सिल्क वगैरह को लेके, तो वो अब नहीं होने लगेगा क्योंकि डिक्लाइन कर गया ना, वहाँ पे कनेक्शन टूट चुका है। अब क्या हुआ कि डिमांड जो था इसके वजह से अफेक्टेड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि फिर क्या बोलता है कि जैसे अरब मुस्लिम जो था, अरब मुस्लिम जो था उसका आप देखिएगा तो रेड सी जो था, रेड सी आप समझ पा रहे होंगे, वहाँ पे आप देखिए यमन वगैरह जो है, यमन वगैरह वाला जो एरिया, सऊदी अरबिया इसके पीछे, और इजिप्ट वगैरह जो एरिया है, इजिप्ट के नीचे आप आ जाइए। तो ये बीच से जो गया हुआ मेडिटेरियन से कनेक्ट कर जाता है। तो ये यहाँ पे रेड सी जो है ट्रेड रूट बजट स्टेट मोनोपोली बनाना शुरू किया और ट्रिमेंडियस रेवेन्यू यहाँ से लेना शुरू किया अरब मुस्लिम वगैरह लोग। उसके बाद क्या हुआ कि इसके सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ कि यूरोपियन जो था कीन टू फाइंड डायरेक्ट सी रूट, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला। तो अब यूरोपियन क्या किया कि वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था कि वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इच्छुक था वो खोजने के लिए एक सी रूट। तो अब यहाँ पे सी रूट किस तरह से खोजा गया, तो देखिए तो साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट सच एज क्रॉप रोटेशन, ये तो चलिए आपको ये इसी तरह से दिखाया हुआ। तो इस तरह से ये खोजता है, समझे। उसके बाद यहाँ पे आगे आएगा, देखिए आगे क्या बोलता है। उसके बाद यहाँ देखिए तो आप देखिएगा तो सबसे पहला हेनरी ऑफ पुर्तगाल, प्रिंस हेनरी जो था पुर्तगाल का ये बंदा था,
यही सबसे पहला नेविगेटर था, समझे। लेकिन ये मतलब सफल नहीं हो पाया था, अलग बात है। पॉप निकोलस जो फिफ्थ था वो गेव प्रिंसेस हेनरी को ए बुल इन 1454 में, एक बुल ये दिया था, समझे। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलियस 1494 में एक ट्रीटी होता है। ये किसके किसके बीच में होता है? पुर्तगाल और स्पेन के बीच में ये ट्रीटी होता है। और इसके थ्रू इमेजिनरी लाइन इन द एटलांटिक में एक क्रिएट किया जाता है, एक इमेजिनरी लाइन बनता है इस ट्रीटी के। तो ये ट्रीटी किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? जस्ट वेट मिनट, कट हो गया है। तो ये ट्रीटी किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ओ यार सिट, जस्ट वेट मिनट, ऊपर चला जा रहा ना। तो ये ट्रीटी जो है इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एटलांटिक में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया गया है इसके थ्रू। उसके बाद आप देखिए कि बार्थोलोमियो डियाज जो था 1487 में, यही जो था ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, जो कि कहाँ पे? अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका है उसका जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वही है केप ऑफ गुड होप। तो साउथ अफ्रीका देख रहे होंगे ऐसे, तो इसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे पहुंचा था बार्थोलोमियो डियाज 1487 में, लेकिन ये इंडिया तक नहीं आ पाया था, सी रूट इंडिया का नहीं खोज पाया था, समझे। उसके बाद आप देखिए फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, किस तरह से ट्रेड किया और ट्रेड करते करते कैसे रूल करने लग गया। तो इसके बारे में आप देखिए, वास्को डी गामा के बारे में आ गया अब। तो वास्को डी गामा जो था उसको क्या किया, तो एक गुजराती था जिसका नाम था क्या? अब्दुल माजिद। ये जो क्या किया, कालीकट तक पहुंचने का ये रास्ता दिखाया 1498 में। 1498 एक्चुअली नहीं दिखाया, एक्चुअली 1497 में दिखाया था। 1498 में ये क्या हुआ था, वास्को डी गामा वहाँ पहुँचे था। और बहुत जगह आपको दिखेगा ना कि कंजी मलार, ठीक है, क्या दिखेगा? ये कंजी मलार था जो हेल्प किया था किसको? वास्को डी गामा को कहाँ तक पहुँचने में? ये कालीकट तक एक रास्ता दिखाने में, क्या बोल सकते हैं, मार्गदर्शन दिखाया था, मार्गदर्शन दिया था कि यहाँ किस तरह से जाना है। तो ये वास्को डी गामा को कौन दिया था? कहीं अब्दुल माजिद रहेगा, अगर कंजी मलार है तो वो भी मारिएगा, क्योंकि कंजी मलार ज़्यादा सही माना जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में खोल के देखिएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए वास्को डी गामा इस तरह से था। अब यहाँ पे 1498 में वो पहुँचता है। अब वहाँ पे जब कालीकट में पहुँचता है, कालीकट कहाँ है? केरला में ही है, एक पोर्ट है कालीकट। तो यहाँ पे जब पहुँचता है तो जैमोरिन जो था वहाँ का, जैमोरिन हिंदू रूलर था जैमोरिन, ठीक है, वो इसको क्या करता है? स्वागत करता है, किसका? वास्को डी गामा का। तो यहाँ तक आपका हुआ। उसके बाद आइए अब यहाँ, उसके बाद क्या होता है कि ये पीपर वगैरह का वहाँ पे ट्रेडिंग करता है, और पीपर को ट्रेडिंग करके वहाँ ले जाता है तो 60 टाइम्स ज़्यादा मुनाफा कमाता है, समझे। उसके बाद क्या होता है कि पेट्रो अलवाज कैरबल जो था, ये जो था स्पाइस का ट्रेड वगैरह यहाँ पे देखने को मिला। और फैक्ट्री जो था आपका कालीकट में डाला, ठीक है। इन लोग क्या किया, एक फैक्ट्री डाल दिया अपना कालीकट में। और इसी के कन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो अटैक किए कि नहीं ये सही नहीं है इस तरह से। तो ये जो था पेट्रो अल्बराज, ये जो था कैबरल, वो क्या कर लिया? सीज कर लिया, क्या? अरब के मर्चेंट शिप को जब ये क्या कर लेता है? सीज कर लेता है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि क्या हुआ कि कैबरल जो था सक्सीडेड किया, ट्रीटीज़ किया किसके साथ? तो जो लोकल रूलर थे कोचीन के और कैन्नूर के, ठीक है। तो पहले तो कोचीन कालीकट में डाला, फिर कोचीन कैन्नूर में भी डालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ना, वहाँ पे क्या किया, वो ट्रीटी किया, तो वहाँ पे भी डालना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिएगा तो 1511 में वास्को डी गामा जो था वो क्या कर दिया, क्या लिखा हुआ है, जस्ट वेट ए मिनट, पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। वास्को डी गामा जो था वंस अगेन कम टू इंडिया। अच्छा ठीक है, फिर से वो वास्को डी गामा 1501 में वो इंडिया आता है। पहले 1498 में आया, फिर 1501 में आया। उसके बाद आप यहाँ देखिए फिर क्या बोलने की कोशिश करता है कि यहाँ पे बोलता है कि वास्को डी गामा जो था कालीकट में 1498 में पहुँचता है, और इस तरह से एक रिलेशनशिप बनता है एशिया और यूरोप के बीच में, समझे। एशिया इंडिया में है, यूरोप कहाँ है? यूरोप में कौन है? यूरोप कॉन्टिनेंट है ना जी, एशिया कॉन्टिनेंट है ना। तो यूरोप में आपका पुर्तगाल है। अब देखिए कॉमर्शियल रिलेशन जो बनता है एक दूसरे के साथ, और वहीं पे एक ओपनिंग होता है, एक सी रूट के थ्रू आना जाना शुरू करता है ये लोग, समझे। तो ये सतीश चंद्रा जो है ये स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद वास्को डी गामा जो था वो क्या करता है, एक ट्रेडिंग फैक्ट्री डाल देता है कैनूर में। पहले कोचीन में डाला, फिर कोचीन में कौन डाला था? देखिए पेट्रो अल्बार्ज कैबरल डाला था। टू ट्रेड द फॉर स्पाइस ही नेगोशिएटेड एंड एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री। कौन डाला? पेट्रो अल्बार्ज फैक्ट्री कहाँ डाला? तो कालीकट में डाला। उसके बाद वास्को डी गामा 1501 में आया और वो कैन्नूर में भी फैक्ट्री डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो था वो गवर्नर बन के आता है इंडिया में, या वाइसराय बन के आता है बोल सकते हैं। 1505 में बन के आता है, 3 साल के टर्म के लिए ये आता है बन के। और ये आता है और सीज कर लेता है एडन को, मलक्का को। हारमुज लिखना चाहिए, यहाँ हारमुज नहीं लिख पाया है, हारमुज होता है HOR, हारमुज देख पा रहे होंगे आप, कहाँ है हारमुज बताइए।
तो ईरान और ओमान जो बन रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेट होता है हार्मुज। तो ये यहाँ पे ये सारा क्या करता है, ये कैप्चर करता है उस एडन को। और ये एडन भी देख पा रहे होंगे आप, मैप में दिखाएं क्या जी, यमन के नीचे है एडन, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मलक्का वगैरह हो गया, मलक्का वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे। उधर चला जाइए आप, इंडोनेशिया तरफ साइड में चले जाइए, तो उधर यहाँ पे ये सारा सीनेरियो क्रिएट होता है। तो अल्मीड़ा क्या होता है, 1505 में पहला गवर्नर या ऑफ इंडिया बन के आया पुर्तगाल का, तो वो कौन था, यही था, अल्मीड़ा था, ठीक है। ये बन के आता है, या वाइसराय बोल सकते हैं, पुर्तगीज का पहला गवर्नर बन के आया, पहला वाइसराय बन के आया पुर्तगीज का इंडिया में, तो अल्मीड़ा था। अब ये 3 साल के टर्म बन के आता है और सीज कर लेता है एडन, हॉर्मुज और मलक्का को, समझ में आया। उसके बाद अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ आप देखिए कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अल्मीड़ा जो है एक स्टेटमेंट देता है कि पावर एट सी यू विल होल्ड इंडिया। अगर पावर हम बना लेते हैं ना सी में, तो हम इंडिया को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इस तरह का बोलने की कोशिश की अल्मीड़ा, ठीक है। पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मीनिंग निकल रहा है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ देखिए कि क्या होता है कि पुर्तगीज जो होता है वो डिफीट कर देता है, वो डिफीटेड होता है, वॉज डिफीटेड, और कंबाइंड इजिप्टियन एंड गुजरात ने भी, ठीक है, किसके द्वारा हार जाता है, डिफीटेड हो जाता है पुर्तगीज एक्चुअली। इजिप्ट और गुजरात जो नेवी था वो दोनों मिल के कंबाइंडली क्या करता है, पुर्तगीज को हराता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो अल्मीड़ा लाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कार्टेजेस सिस्टम, ठीक है, कार्टेजेस सिस्टम बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी को। तो अगर डायरेक्ट लिख दिया कि कार्टेजेस सिस्टम को लाया तो अल्मीड़ा लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया तो अल्मीड़ा, तो ये अल्मीड़ा आता है। फिर अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है, ये जो होता है रियल फाउंडर बन के आता है इंडिया में, ठीक है, पुर्तगीज का। ये सेकंड वाइसराय था, सेकंड वाइसराय, सेकंड गवर्नर बोल सकते हैं पुर्तगीज का इंडिया में जो था, वो कौन था, अल्बुकर्क। ये रियल फाउंडर बन के आया और मलक्का को क्या करता है, ये कैप्चर करता है, ठीक है। इन मलाबर एंड, और यहाँ पे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत संग का आवाज़ आ रहा है, लोग पूरे दशहरा में मज़े ले रहे हैं। आप भी लीजिए साइड का नॉइज। अब यहाँ देखिए ये मलक्का हो गया, परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप, और ये परमिट करता है सिस्टम अदर शिप के, मतलब अदर जो शिप है उसको भी परमिट करता है कि आइए यहाँ से कंट्रोलिंग, मतलब किसी तरह से जो भी इंट्रोडक्शन हुआ, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ करने का मतलब है कि देखिए ये मीनिंग, मैंने मेरा कहने का मतलब इतना है ना कि क्या ये आपको लग रहा है कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं इसको लाइन बाय लाइन यहाँ पढ़ के ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सा चीज़ होता है, लिट इट गो करके आगे बढ़ा जाता है, नहीं तो बहुत सा चीज़ पढ़ना ना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या करता है, गोवा को मिलाता है, गोवा को जीतता है ये, ठीक है, किससे, सुल्तान बीजापुर से 1510 में। ये टाइम याद रखिए, ये पूछा हुआ सवाल भी है। 1510 में बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाही, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, आदिल शाही, उससे क्या कर लेता है, गोवा को छीन लेता है, गोवा को जीत जाता है। और सती के एबोलिशन करने में इसका भी हाथ है, ठीक है। अल्बुकर्क का भी कहीं ना कहीं वो भी अपना क्या किया था, डिमांड किया था, अपना राय रखा था, समझे, अपना एफर्ट डाला था सती को एबोलिशन करने में। फाइनली सती जो हटता है, तो कौन से हटता है बताइए, 17 था ना जी, आई थिंक 17 ही था, और राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के वक्त, समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए कि अल्बुकर्क का पॉलिसी जो था वो बीटर परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम, ठीक है। अल्बुकर्क का क्या पॉलिसी था, मतलब ये मुस्लिम का कट्टरवाद था, मतलब उसको निपटाना चाहता था किसी तरह से। और परमानेंट पुर्तगीज पॉपुलेशन इंडिया, बात समझिएगा, कहने का मतलब कि मेरा क्या है कि अल्बुकर्क का पॉलिसी था इस तरह का, मतलब ये क्या, मतलब मुस्लिम से नफरत था, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे मुस्लिम का दबदबा था, तो वो चाहता था उस वक्त कि मेरा अपना दबदबा बने, तो इन दैट वे, समझे, इन दैट सेंस। तो अब परमानेंट पुर्तगीज जो था पॉपुलेशन इन इंडिया, इन ऑर्डर टू सिक्योर ए परमानेंट पुर्तगीज पॉपुलेशन इंडिया, इन लोग क्या करने लग गया, इन लोग ही शादी करना शुरू करवा दिया। अपना मैन को बोला कि इंडियन लोगों से शादी करो ताकि अपना पॉपुलेशन बढ़ेगा, ताकि हम यहाँ पे और परमानेंटली सेटल हो सकेंगे, क्योंकि अपना पॉपुलेशन बढ़ेगा तभी तो ज़्यादा दबदबा बना पाएंगे, समझे। तो इस तरह से इन लोग क्या सिस्टम अपनाना शुरू किया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि इसने इस्टेब्लिश किया देमसेल्फ एज ए विलेज लैंडलॉर्ड, ठीक है, इस्टेब्लिश देमसेल्फ एज ए विलेज लैंडलॉर्ड्स, विलेज में लैंडलॉर्ड्स, समझ रहे हैं। और नया रोड्स वगैरह बनाना शुरू किया, इरिगेशन वर्क करना शुरू किया, इंट्रोड्यूस करना शुरू किया नया क्रॉप वगैरह को, जैसे टोबैको वगैरह, कैसियो नट, यही लाया था, पुर्तगीज के थ्रू ही आया। उसके बाद सेटल्ड, अभी भी देखिएगा गोवा में बड़ा मस्त कैसियो वगैरह मिलता है, ठीक है। सेटल्ड एज ए आर्टिसियंस, मास्टर क्राफ्ट्समैन, इस सब को सेटल करना शुरू किया। तो एक तरह से ये क्या करना, ये सारा जो चीज़ें करना शुरू किया, इससे क्या बनाने की कोशिश कर रहा था, इससे यही जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि आई एम द पावर ऑफ दिस एरिया, दिस टेरिटोरी, ठीक है। उस तरह से वो टेरिटोरी को अपना धीरे धीरे एक्सपेंड करता है, समझे। तो ये सारा सिस्टम वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है कि फिर निन्हो दा कुना बन के आता है, तो इसने हेड क्वार्टर करता है कोचिन से, कहाँ वो हेड क्वार्टर कर देता है, गोवा।
पहले कोचिन था, अब ये हेडक्वार्टर कहाँ कर लेता है, गोवा। तो गोवा कौन करता है हेडक्वार्टर, तो निन्हो द कुन्हा। लेकिन गोवा को कैप्चर कौन करता है, समझ में आ रहा कौन किया, पीछे देखिए अल्बुकर्क किया था। अब यहाँ देखिए बहादुर शाह जो है गुजरात का, या मुगल इंपीरियर हुमायूं इस सब के थ्रू इसका कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। सिक्योर्ड क्या लिख रहा है, बहादुर शाह गुजरात का बहादुर शाह, समझ रहे हैं, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह मुगल वाला नहीं, बहादुर शाह गुजरात का। ड्यूरिंग हिज कन्फ्लिक्ट विद द मुगल इंपीरियर हुमायूं सिक्योर्ड हेल्प फ्रॉम द पुर्तगीज बाय सीडिंग टू देम इन द 1500। समझ में आ गया, बेसिन विद द हिट्स। तो ये बेसिन को पे लपेट लिया, ड्यू को भी जीता, और साथ में बंगाल जो है बंगाल, तो बंगाल में ये हुगली में अपना हेडक्वार्टर बनाया। समझे। उसके बाद ये पॉइंट समझे ना जी, जैसे बहादुर शाह ऑफ गुजरात का जब कन्फ्लिक्ट हो गया था ना मुगल इंपीरियर हुमायूं के साथ, तो ये बहादुर शाह ऑफ गुजरात को कौन मदद किया था, पुर्तगीज मदद किया था, समझे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब फेवरेबल कंडीशन पुर्तगीज का क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्सेप्टिंग गुजरात महमूद जो था बेगरा, यहाँ पे जस्ट वेट मिनट, क्या लिखा हुआ है ये देख नहीं रहा, पावरफुल, ठीक, विच वॉज रूल्ड बाय द पावरफुल। तो इसको छोड़ के, बहुत पावरफुल था महमूद बगरा, इसको छोड़ के नॉर्थन जो पार्ट था वो डिवाइडेड हुआ, द नॉर्थन पार्ट वॉज मच डिवाइडेड अमंग ऑल, ठीक है ना। तो और डेक्कन वाला पार्ट जो देखने को मिला, जो बहमनी किंगडम वॉज ब्रेकिंग अप टू स्मॉलर, इस सब में भी टूट गया, ठीक है। तो ये एक तरह से पुर्तगीज के लिए क्या था, फेवरेबल कंडीशन था, सब टूट गया। तो राजा सबका अपना एक छोटा छोटा हिस्सा पे अपना राज था, अपना मतलब दबदबा था, अपना वर्चस्व था। तो यहाँ पे इजी हो गया था ना डिफीट करना, अब सब एक साथ रहेगा, तो देयर इज डिफिकल्टी टू डिफीट देम। तो ये वाला सिस्टम क्रिएट हुआ, तो ये क्या हुआ, पुर्तगीज के एक फेवर में गया कि वो अपना एक्सपेंड कर सकता है, इजीली टेरिटोरी जीत सकता है, हासिल कर सकता है, हरा सकता है, समझे। तो पुर्तगीज जो था उसके बाद देखिए कि पुर्तगीज का हैड कैनन्स प्लेस्ड ऑन दियर शिप। पुर्तगीज अपना मतलब अपने शिप पे कैनन वगैरह भी सेट करके रखा था। और उसके बाद देखिए पुर्तगीज स्टेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ द पुर्तगीज इंडिया, ये तो सिर्फ इसी तरह से है। फिर क्या होता है यहाँ पे कि बम्बई टू दमन दीव तक ये अपना पूरा वेस्ट कोस्ट में फैल गया एकदम, मुंबई से दमन दीव तक, टू द अप्रोच टू द गुजरात, कंट्रोल एंड नैरो ट्रैक्ट, ये सारा हुआ। फिर मैंगलोर वगैरह, कैन्नूर हो गया, कोचीन हो गया, और कालीकट जो हो गया, ये सब में भी क्या हुआ, आप इसका फोर्ट देख सकते हैं, ये सी मतलब अपना फोर्ट डालना शुरू कर दिया, फोर्ट डाला। और उसके बाद क्या होता है कि ये मलाबार एंड दो दियर पावर इन मलाबार वाज नॉट कंसोलिडेट, ठीक है, मलाबार में उसका पावर उतना कंसोलिडेट नहीं था, मतलब उसके बाद। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ना, नागापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये सब जगह भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया 1961 में, देखिए पूरा का पूरा धुंधला गया, पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, ठीक है, तो इसको नीचे पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे पुर्तगीज जो था बैलेंस ऑफ पावर किसके बीच में, विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के बीच में, बिटवीन द, ठीक है, मुगल एंड द मराठा के बीच में, इस तरह से वो किया। फिर पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखने को मिलेगा तो 3 ईयर वॉइसरॉय बन के आ रहा था, और फिर सेक्रेटरीट वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस केम द मेडोर द फजेंदा रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू। तो पुर्तगीज में रेवेन्यू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रिलीजियस पॉलिसी जो था पुर्तगीज का, वो क्या था, तो दी मूर्स वेयर द बीटर इनिमी ऑफ द पुर्तगीज। सबसे बीटर इनिमी जो था पुर्तगीज का नॉर्थ अफ्रीका में कौन था, तो ये मूर्स था। तो ये आप एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेसूट्स जो था ये मेड अ गुड पर इम्प्रेशंस टू द कोर्ट ऑफ अकबर। उसके बाद इंटरेस्ट इन क्वेश्चन ऑफ द थियोलॉजी, अकबर जो था फॉरवर्डेड करता है एक लेटर, किसको, टू द अथॉरिटीज एट गोवा में, रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड 2 लर्नड प्रीस्ट को भेजने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ये 2 प्रीस्ट आते हैं शायद, जेसूस फादर जो था रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनो मोस्टरेट वर सिलेक्टेड टू द पर्पस फॉर द पर्पस। समझ में आया, कौन दोनों चूज किए गए, तो ये दोनों प्रीस्ट चूज किए गए।
तो किसको लेटर, अकबर लेटर भेजता है गोवा, गोवा अथॉरिटी टू गोवा, मतलब वहाँ पे कौन थे, पुर्तगीज थे, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ से दो को चूज करके लाया जाता है ये प्रीस्ट यहाँ किसके, अकबर के कोर्ट में, समझ में आया। उसके बाद यहाँ देखिए, तो ये छोटा छोटा पॉइंट निकला, क्या पॉइंट निकला, ये सब पॉइंट याद रखिए जो कि आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, जो कि आपको ना घटना चक्र में मिला, नहीं ना मिला जी। तो जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला उसको नोट कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बोलता है कि 1595 में लाहौर में क्या होता है कि ये जो था जेरोमो ज़ैबर और इमानुएल, ये लीडर ऑफ द मिशन था। जब 1595 लाहौर वाला जब सिस्टम क्रिएट हुआ तो कौन लीडर था, ये दोनों लीडर था, ये दोनों लीड कर रहा था। और जहांगीर जो था, प्रिंस सलीम जो था, उसी का नाम है क्या, वही जहांगीर, उसी का नाम है, जहांगीर के नाम से वो रूल करना शुरू करता है। उसके बाद यही है। उसके बाद पुर्तगीज लूज फेवर विद द मुग़ल, जब पुर्तगीज लूज कर देता है फेवर विद द मुग़ल, नहीं मिल पाता है मुग़ल का साथ, तो क्या होता है कि विलियम हॉकिंस जो था 1608 में वो एक शिप लेके आता है, हेक्टर शिप से आता है। कौन सा शिप से आता है, विथ हिज शिप हेक्टर, और सूरत में पहुंचता है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, याद रखना है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी एग्जाम में कहीं से भी किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो अब 1608 में विलियम हॉकिंस एक हेक्टर शिप लेके कहाँ पहुंचता है, सूरत पहुंचता है। अब यहाँ पे देखिए कि हॉकिंस जो था जानता था तुर्की लैंग्वेज बेल, हॉकिंस को तुर्की लैंग्वेज आता है कि नहीं, तो हाँ आता। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर क्या कैसे किस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए, हॉकिंस जो था वो जहांगीर के वक्त आता है और अपॉइंट लेता है हिम एज ए मनसबदार ऑफ 400 एज सैलरी ऑफ फारिस 30,000, ठीक है ना। देखिए ऊपर में क्या लिखा हूँ, ये थोड़ा सा कट गया है, नीचे पढ़ कर बताता हूँ क्या लिखा था। पुर्तगीज जो था स्टॉप द इंग्लिश शिप फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ सूरत। पुर्तगीज जैसे इंग्लिश वगैरह जो ब्रिटिशर्स वगैरह जो था सूरत में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उसके शिप को क्या किया, पुर्तगीज रोका। और फिर इंग्लिश का जो शिप था जो कि ड्रैगन इंग्लिश का शिप था, वो किसके अंडर था, वो कैप्टन बेस्ट के अंदर था, ठीक है, अलॉन्ग विद द लिटिल शिप, जो कि और कौन सा शिप था एक, उसके साथ साथ ड्रैगन शिप के साथ साथ ब्रिटिश का एक और शिप था जिसका नाम था क्या, ओसियंदर, समझे। तो ये कैप्टन बेस्ट के अंदर था, ये इंग्लिश का शिप था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्या लिखता है कि पुर्तगीज जो था एक्ट ऑफ पायरेसी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे 1613 में क्या होता है कि जहांगीर जो था कैप्चर कर लेता है मुग़ल के शिप को, मुग़ल का जो शिप था। तो जैसे क्या लिख दिया, पुर्तगीज एक्ट ऑफ द पायरेसी आल्सो रिटर्न टू ईस्ट कन्फ्लिक्ट विद द इंपीरियल मुग़ल गवर्नमेंट इन 1613 में पुर्तगीज ऑफेंडेड जहांगीर बाय कैप्चरिंग मुग़ल शिप, ठीक है। तो अब 1613 में क्या होता है, पुर्तगीज जो जहांगीर का जो शिप था उसको कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। अब क्या हो गया, लड़ाई वाला माहौल क्रिएट हो गया ना जी। तो मुबारक खान जो था सूरत में, वो क्या करता है, यही जहांगीर जो था फिर ऑर्डर करता है मुबारक खान को कि चलो निपटाओ इसको, फिर किसी तरह से कंपनसेशन करो, अपना छीनो लो। तो हु वाज देन इन चार्ज ऑफ द सूरत, उस वक्त इन चार्ज ऑफ सूरत था कौन, मुबारक खान। तो जहांगीर ऑर्डर करता है इसी मुबारक खान को कि देखो क्या मसला है, निपटाया जाए इसको। तो इस तरह से फिर ये सिस्टम यहाँ पे भी क्रिएट हुआ था, समझे। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, कैप्चर ऑफ हुगली। तो हुगली का कैप्चर के बारे में देखिए, सटगांव जो था इन बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। फिर न्यू पोर्ट जो था नोन एज हुगली, और फिर साल्ट वगैरह का यहाँ पे मोनोपोलाइज किया था, मैन्युफैक्चर ऑफ द साल्ट वगैरह, और फिर ड्यूटी लगाना शुरू किया किस चीज़ पे, टोबैको वगैरह पे। तो इस तरह से आप देखने को मिलेगा कि पुर्तगीज किस तरह से सेटल डाउन हुआ, ठीक है ना, कैप्चर किया किस तरह से हुगली वगैरह को, और किस तरह से टोबैको वगैरह पे अपना क्या किया टैक्स वगैरह डालना शुरू किया। उसके बाद देखिए क्रूएल स्लेव ट्रेड, हाँ, हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रेन वगैरह को क्या किया, बड़ा भयंकर तरीका से स्लेवली उसको ट्रेड करवाने लग गया हिंदू वगैरह से, इस सब से, समझे। मेड मनी जैसे, मतलब नहीं समझे, देखिए यहाँ पे द पुर्तगीज नॉट ओनली मेड मनी एज ए ट्रेड बट आल्सो स्टार्टेड क्रूएल स्लेव ट्रेड बाय परचेजिंग सीजिंग, मतलब हिंदू लोग का, मुस्लिम लोग का चिल्ड्रन को खरीद लेता था और उसको बेच देता था एज स्लेव के तौर पे, समझे। इस तरह का सिचुएशन भी क्रिएट करवाया पुर्तगीज लोग, ऐसा नहीं कि खाली ट्रेड ही किया है, समझ रहे हैं। अब बंगाल जो था, बंगाल का गवर्नर जो था कासिम खान जो था, एक्चुअली के से लिखना चाहिए था, बंगाल का गवर्नर कासिम खान था, ठीक है। उस वक्त पुर्तगीज जब था तो देखने को मिलेगा ये भी था। उसके बाद प्रिजनर जो था और ऑप्शंस, प्रिजनर वर ऑफर्ड टू ऑप्शंस टू कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट टू इस्लाम या बिकम स्लेव्स। तो प्रिजनर जो था उसको ऑफर किया, या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट का जो इस्लाम में, या फिर स्लेव बन जाओ। तो बड़ा ये सब सिस्टम चलते आ रहा था शुरू से, समझे। मुगल सफर इतना ये तो ये सब सिस्टम पुराना ही था। अब डिक्लाइन ऑफ द पुर्तगीज,
पुर्तगीज कैसे डिक्लाइन किया, तो बाय द 18th सेंचुरी में ये निपट गया, डिक्लाइन करना स्टार्ट होगा। हुगली का बेस ऑफ पायरेसी कौन बनाया था, पुर्तगीज ही बनाया था हुगली को बेस ऑफ पायरेसी। उसके बाद यहाँ देखिए इजिप्ट वगैरह जो है, इजिप्ट नहीं, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे पढ़िए, पर्सिया एंड द नॉर्थ इंडिया एंड द राइज ऑफ द टर्बुलेंट मराठा एज देयर इमीडिएट नैबोर द मराठा कैप्चर्स सिलसिट। मराठा क्या किया था, सिलसिट को कौन कैप्चर किया था, तो मराठा कैप्चर किया था, और बेसिन को भी कैप्चर किया था 1739 में, किससे, पुर्तगीज से। तो मराठा पुर्तगीज से कैप्चर कर लिया था 1739 में, सिलसिट और बेसिन को। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ देखिए क्या लिखता है कि जो आप यहाँ पे पुर्तगीज इंटर द इंडिया विद द स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड क्रूसीफैक्स इन द अदर। तो ये एक तरह से स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इस तरह से वो इंटर करता है, इंडिया में आता है, और अल्फांसो दे सूजा का कहना था ये स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी क्या था, गवर्नर था इंडिया में, पुर्तगीज का गवर्नर बन के आया था इंडिया में अल्फांसो दे सूजा भी, जो कि 1542 से 45 के पीरियड में रहा था। और डच एंड द इंग्लिश जो था, लर्निंग द स्किल ऑफ ओशियन नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्या लिखता है, वही लिखा है ना, जस्ट अ वेट मिनट। The earlier monopoly of the knowledge of the sea route to India held of the Portuguese could not remain the sacred favor soon enough the Dutch and English who bear। हाँ सही है, डच और ये इस तरह से सिस्टम किया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है कि जो नया ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ था ना फ्रॉम यूरोप अराइव्ड इन इंडिया एज, जैसे मतलब यूरोप आया तो इंडिया में आया, तो कुछ नया ट्रेडिंग कम्युनिटीज लेके आया, ठीक है, एक नया ट्रेड। तो वो चीज़ें जो था बिगैन ए फारसी राइवलरी अमंग देम। तो एक तरह से क्या हुआ, कुछ चीज़ एक नया आता है तो देखने को मिलता है ना जी, हड़कम एक दूसरे में कंपटीशन देखने को मिलता है, तो वो वाला माहौल यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, एक ईगरनेस देखने को मिला। तो ये हुआ। फिर 1498 में, इसी को थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे आपको बता रहा है, ये क्या बता रहा है, समराइज करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 1498 में वास्को डी गामा जो होता है कालीकट में पहुँचता है, जेवरोनी इसको वेलकम करता है। फिर 1503 में क्या हुआ कि कोचिन में पुर्तगीज जो था फोर्ट बनाता है, पुर्तगीज जो अपना फोर्ट डालता है कोचिन में, कब, 1503 में। उसके बाद सेकंड पुर्तगीज फोर्ट डालता है कैन्नौर में, कहाँ, 1505 में, जो कि बताया था अल्बुकर्क यहाँ डाला था, और 1505 में कौन डाला था, वास्को डी गामा। उसके बाद फ्लिट कैन्नौर में कौन डाला था, 1505 में वास्को डी गामा डाला था। 1501 में आया था ना फिर से वास्को डी गामा, पहले 1498 में आया था। उसके बाद देखिए फ्लीट ऑफ द गुजरात, इजिप्ट एंड जेमुरिन, फ्लीट ऑफ द गुजरात, इजिप्ट एंड जेमुरिन जो था, आपको अल्मीड़ा जो था, अल्मीड़ा वो हराया था इल्लो को, ठीक है, गुजरात को, इजिप्ट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि अल्बुकर्क जो था वो गोवा को क्या किया, कैप्चर किया, और पुर्तगीज जो था कैपिटल बनाया था गोवा को 1530 में। कौन था बनाने वाला, कुन्हा था, निनुदा कुन्हा, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ सूरत इन इंग्लिश, सूरत का लॉस ऑफ सूरत टू द इंग्लिश। तो सूरत को हार गया था, कौन हारा था, पुर्तगीज हारा ना जी सूरत को, लॉस ऑफ सूरत टू द इंग्लिश। और फिर डच जो था, बीन ऑल पुर्तगीज फोर्ट ऑन मालाबार कोस्ट। तो डच जो था, जितना भी पुर्तगीज का फोर्ट था ना मालाबार कोस्ट में, 1663 में डच क्या कर लिया, जीत गया। समझ में आ गया, ये सारा आपको थोड़ा सा समराइज करके लिख दिया। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कि स्पाइस से जब ट्रेड किया, ट्रेड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द डच, डच के कंट्रोल में अब आ गया, स्पाइस पे ये ट्रेड करने लग गया, क्योंकि डच जब हरा दिया मलाबार वाला कोस्टवा पे, भगवा समझ में आ रहा है, मलाबार वाला कोस्ट पे जब ये हरा दिया तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हुआ, और इस तरह से सारा चीज़ हुआ। फिर मराठा जो था 1683 में इन्वेट करता है गोवा पे, आक्रमण करता है, गोवा पे आक्रमण करता है कि नहीं, मराठा तो करता है 1683 में। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द पुर्तगीज, तो पुर्तगीज का सिग्निफिकेंस में आपको देखने को मिलेगा कि इमरजेंसी ऑफ नावल पावर, हाँ नावल पावर में इमरजेंस नॉट इमरजेंसी यार, तो नावल पावर में पुर्तगीज देखने को मिलेगा आपको। और जो कि नावल जो था चोला वगैरह का बड़ा बेस्ट था। और फिर यहाँ देखिए पुर्तगीज शिप कैरिड कैनन वगैरह, पुर्तगीज का शिप पे क्या था, कैनन वगैरह था, और गेनिंग मोनोपोली ओवर द ट्रेड, ट्रेड वगैरह पे तो आपको देखने को मिला ही, मोनोपोली था इसका। तो ये किस तरह से अपना अधिकार बना के रखा था। उसके बाद मालाबार वगैरह में आपको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सिस्टम ऑफ द ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री इंट्रोड्यूस किया, किसमें, 1630 में आया। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये खत्म होता है, यहाँ ये सारा आपका खत्म होता है। फिर द आर्ट ऑफ द सिल्वर स्मिथ एंड द गोल्ड स्मिथ फ्लोरिश्ड गोवा, आर्ट ऑफ द सिल्वर स्मिथ एंड द गोल्ड स्मिथ फ्लोरिश्ड एट गोवा, इस मैंने गोवा में आपको देखने को मिला, ठीक है, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सोनार वगैरह होता है ना, गोल्ड स्मिथ। अब यहाँ देखिए डच जो था पहला फैक्ट्री अपना मुसालीपट्टनम में डालता है 1605 में। मुसालीपट्टनम कहाँ है, मछलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद जो डच था, डच ये हॉटमैन देखने को मिलेगा आपको, पहला डचमैन था जो रीच किया कहाँ, सुमात्रा, और सुमात्रा में पहुँचा। एंड बैंटम कहाँ है, ये बंटम, सुमात्रा तो आप देख रहे होंगे, बंटम कहाँ बताइए, कमेंट कीजिएगा। 1596 में नीदरलैंड्स वगैरह, यहाँ पे क्या लिख रहा है नीदरलैंड्स के बारे में भाई, कंपनी टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड,
अब यहाँ पे ये चीज़ें हुई, तो आपको ये पॉइंट याद रखना कि डच जो था पहला फैक्ट्री मसालेपट्टनम में डालता है, आंध्र प्रदेश में 1605 में डालता है। हॉटमैन जो है आपका डच से ही जुड़ा हुआ है बंदा, जो कि पहला है यही, जो 1596 में कहाँ पहुँचता है, सुमात्रा और बटमान में पहुँचता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कैप्चर करता है मद्रास में है आपका नागापट्टनम, ठीक है, नागापट्टनम तो, और नियर मद्रास चेन्नई फ्रॉम द पुर्तगीज से कैप्चर कर लेता है। कौन करता है कैप्चर, बताइए? डच किया ना, डच है ना, डच आ गया ना, तो डच कर लिया कैप्चर। ये मलाबार को भी कैप्चर किया था। और यहाँ पे कोरोमंडल वगैरह कोच जो था गुजरात में, उत्तर प्रदेश वगैरह, बंगाल एंड बिहार, ठीक है। डच यहाँ पे अपना फैक्ट्री डालता है, कहाँ, तो कोरोमंडल वगैरह में देखने को मिलेगा। बिहार में 1632 में डालता है, और उत्तर प्रदेश वगैरह में, गुजरात के कोस्ट में डालता है। उसके बाद आप ये और भी फैक्ट्री डालता है पुलिकट वगैरह में, और नॉर्थ ऑफ मद्रास वगैरह में इसको देखने को मिलेगा। सूरत वगैरह में डालता है 1616 में, और चिंसूरा में 1653 में डालता है। कारिकल में डालता है 1645 में, फिर बिमला पटम 1641 में डालता है। फिर ये सब याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बड़ा अजीब तरह से बना के पूछा जाता है। अच्छा एग्जाम अगर दीजिएगा ना यूपीएससी वगैरह का, तो कभी आपको बोल देगा कि इस तरह से पूछ देगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 16th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, समझे? तो ये क्या 1616 है, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी हो गया। 1600 से 1625 लेके 1600 से 1625 क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी हो जाएगा, समझे? तो इस तरह से भी सवाल पूछता है। तो यू हैव टू बी मतलब कीप अवेयर अबाउट डैट कि ऑन विच ईयर दिस इज गोइंग टू बी हैपेंड, समझ गए? तो इस तरह से ये सारा चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोचिन वगैरह 1663 में, तो कहाँ कहाँ डच फैक्ट्री डाला है, तो ये आपको मेमोराइज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए, पूरा का पूरा रट नहीं जाइए, फिर भी बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए आपको एकदम। यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये सारा सिचुएशन क्रिएट होता है। उसके बाद थोड़ा इरेज कर देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा इरेज करने से क्या दिक्कत हो जाएगा क्या? देखिए ये जरा जस्ट वेट मिनट, हो गया होगा, काम भर तो हो गया। अब यहाँ देखिए, इंडिगो मैन्युफैक्चर्ड जो हुआ, दे कैरिड इंडिगो मैन्युफैक्चर इन द यमुना वैली वगैरह में, टेक्सटाइल एंड सिल्क फ्रॉम बंगाल, ठीक है, साल्ट पीटर फ्रॉम बिहार एंड ओपियम वगैरह एंड राइस वगैरह फ्रॉम द गंगा वैली। तो ये सारा सिस्टम देखने को मिलेगा आपको, डच जो है वो कैरिड ऑन किया है, समझ में आया? उसके बाद देखिए कि एंग्लो डच मतलब ब्रिटिश और डच के बीच में जो सिस्टम चला, राइवलरी चला, किस तरह से लड़ाई होगा, देखिए तो ब्लडी वारफेयर हुआ दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेस है आपको इंडोनेशिया में जिसका नाम है अम्बोएना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, डच हैड कैप्चर्ड फ्रॉम द पुर्तगीज इन 1605 में। द क्लाइमेक्स ऑफ एनिमिटी बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश वाज रीच्ड इतना प्लेस इन इतना विच द डच हैड कैप्चर्ड फ्रॉम द पुर्तगीज 1600। अब डच क्या किया, पुर्तगीज से 1605 में कैप्चर कर लेता है ये वाला एरिया जो कि इंडोनेशिया में है, अम्बियोना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वेयर दे मैस्कर्ड द इंग्लिश एंड 9 जापानीज इन 1623, जहाँ पे क्या करता है डच मार देता है, ठीक है, इंग्लिश ब्रिटिश लोग को मार देता है और बड़ी सा जापानीज लोग को मार देता है, समझे? और मतलब 10 बोल रहा है, बहुत सा मतलब यहाँ पे 10 बोल रहा है, यहाँ पे 9 जापानी लोग को मार देता है, जो कि 1623 में वहाँ पे वेयर दे मैस्कर्ड 10 इंग्लिशमैन एंड 9 जापानीज इन 1623 कैप्चर करता है 1605 में। लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट होता है ना मारा मारी वाला, वो 1623 में होता है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है, देखिए कि डच जो था ट्रेड करता है आपको सिल्क वगैरह में, कॉटन, इंडिगो, राइस, ठीक है, ओपियम, इस सब में ये इसका क्या है, ट्रेड है, देखने को मिलेगा आपको डच का। अब डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया, द ट्रेड ऑफ द माले आर्चिपेगलो, ठीक है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, फिर यहाँ देखिए कि इंग्लिश का जो शिप था वो कैप्चर कर लिया गया बाय द डच के द्वारा। तो यहाँ पे क्या सिस्टम हुआ, तो बैटल ऑफ फुगली हो गया, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा। तो बैटल ऑफ बेदरा हो गया, जो कि कब हुआ, 1759 में, इंग्लिश और डच के बीच में। उसके बाद यहाँ देखिए कि इंग्लिश जो था क्यों जब अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जीता कौन था, ये बेदरा का जो बैटल हुआ यहाँ पे ब्रिटिश जीत गया, तो यहाँ पे डच खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, डच सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे अब ब्रिटिश का पूरा आएगा, इंग्लिश का आएगा कि क्या किया, कैसे किया। तो क्वीन एलिजाबेथ 1 का हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 1600 तो क्वीन एलिजाबेथ 1 क्या की, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ बनाती है, ठीक है, और 15 साल का मोनोपोली देके ये ग्रांटेड करती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि क्या लिखता है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी, देखिए यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है,
तो यहाँ पे एक दो है, लिबेंट कंपनी वगैरह बनता है। पहला अगर बोलता है ओवरऑल में तो लिबेंट कंपनी होगा, जो कि आई थिंक 1593 या 97, आप देख के बताइएगा डेट। उसके बाद में ये वाला ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है। अगर सी रूट से पहला बोलेगा तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। और उसका पूरा हम सिस्टम में बताएं, आप जाके घटना चक्र में देखिएगा। इसलिए बोल रहे हैं बहुत सा चीज़ होता है जो इस बुक में नहीं है, जो कि आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ नहीं है जो यहाँ से मिल जाएगा। तो 10-15% जो होता है वो एकदम डिफरेंस मिलना ही मिलना है, आपको लाजमी है, मिलता है हर जगह। तो इसलिए टाइम है तो दोनों फॉलो कीजिए, नहीं तो आप ये बुक तो बहुत अच्छा है स्पेक्ट्रम का, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पुर्तगीज ऑफ द इंग्लिश, नॉर्थ पुर्तगीज, प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी, ठीक है। किस तरह से इंग्लिश कंपनी का प्रोग्रेस होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हॉकिंग जो था 1609 में क्या करता है। देखिए थोड़ा धुंधला हो गया। हॉकिंग जो था 1609 में अडैप्ट करता है किसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में आता है, ठीक है। और उसका यही मिशन था कि वो इस्टेब्लिश करे एक फैक्ट्री सूरत में, लेकिन ये सक्सीड नहीं हो पाता, इसको नहीं देता है जहांगीर। ये आपको बताए थे शुरू में भी शायद बताए हम। तो यहाँ पे उसको परमिशन नहीं मिलता है, तो क्या होता है, तो अपोजिशन इसी का अपोजिशन में पुर्तगीज जो पहुँचता है 1611 में, तो उसको मिल जाता है। हॉकिंग्स लेफ्ट आगरा इन क्या लिख दिया, डोंट सक्सीड ड्यू टू द अपोजिशन फ्रॉम द पुर्तगीज एंड हॉकिंग्स लेफ्ट आगरा इन 1611 में। इन 1611 में द इंग्लिश जो था स्टार्टेड ट्रेडिंग इन मछलीपट्टनम, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे नहीं मिलता ना, तो 1611 में यही ब्रिटिश क्या करता है ना कि वो मछलीपट्टनम में डाल देता है अपना फैक्ट्री। और फिर और ये जो था आपका कौन इस्टेब्लिश करता है एक फैक्ट्री देर इन 16 ये आपको 1616 में यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है। किसके बारे में बोल रहा हूँ, इतना गिज बिजी हो गया ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, देखिए यहाँ पे 1611 में बोल रहा है ना कि इंग्लिश जो था हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग। यहाँ पे तो समझ गए, यहाँ पे पुर्तगीज जो था अपोजिशन फ्रॉम द पुर्तगीज, तो जिसकी वजह से हॉकिंग्स क्या किया, आगरा छोड़ दिया 1611 में। अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स लोग जो था 1611 में कहाँ भागता है, वो अपना ट्रेडिंग करना शुरू करता है मछलीपट्टनम से 11 में, ठीक है, ऑन साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, एंड फिर में है मछलीपट्टनम। उसके बाद लेटर क्या करता है, वो मछलीपट्टनम में ही इस्टेब्लिश करता है एक फैक्ट्री देयर मतलब वही मछलीपट्टनम में इन 1616। जबकि 1611 में ये वो वहाँ पे फैक्ट्री डाल देता है यार मछलीपट्टनम में। हो सकता है वो बन के तैयार होगा 1616 में, लेकिन बहुत जगह आप देखिएगा तो यही सीधे सीधे लिखता है कि मछलीपट्टनम में उसने फैक्ट्री डाला 1611 में। समझ में आया। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंट्राडिक्ट कर रहा है लाइन, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा सिचुएशन क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पे सी ऑफ सूरत होता है, सी ऑफ सूरत स्वाले इसको बोलते हैं, स्वाले का बैटल होता है आई थिंक। यहाँ पे क्या लिख दिया यार, सी ऑफ सूरत। यहाँ पे थॉमस बेस्ट जो होता है वो डिफीट कर देता है, मतलब थॉमस बेस्ट जो होता है डिफीटेड कर देता है पुर्तगीज को। थॉमस बेस्ट आपका इधर से है ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो यहाँ पे एक लाइन देखिए, यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट मिल रहा है, सी ऑफ सूरत, जबकि स्वाले का बैटल होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिला, समझ में आया। उसके बाद देखिए तो हो सकता है कन्फ्लिक्ट मीन्स व्हाट, कन्फ्लिक्ट मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत, कन्फ्लिक्ट मीन्स डैट कि देयर इज समथिंग, देयर इज ए डिफरेंट वे ना टू पोर्ट्रे समथिंग, तो इस वे में बोल रहा हूँ। तो ये हुआ आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सूरत जो है मैं फैक्ट्री फिर 1613 में डालता है, जो कि 1608 में पहले डालता है, फिर परमानेंट 1613 में डालता है। कौन, ब्रिटिशर्स के बारे में बोल रहा है। और ये जो फैक्ट्री डाला गया था अंडर किसके अंडर डाला गया था, थॉमस एल्डवर्थ। ये कौन है, ब्रिटिशर्स का ही है बंदा। और 1615 में थॉमस रो जो था 1615 में पहुंचता है, केमेज एग्रीगेटेड एम्बेसडर बन के आता है थॉमस रो। किसका, जेम्स वन का एम्बेसडर बन के इंडिया में आता है 1615 में थॉमस रो। समझ में आया। किसके कोर्ट में आता है थॉमस रो भी, जहांगीर के कोर्ट में आता है। हॉकिंग्स भी देख लिया था, किसके कोर्ट में आया था, हॉकिंग्स जहांगीर के कोर्ट में आया था। समझ में आया, जिसको परमिशन नहीं मिला था। अब इस तरह से ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए बॉम्बे जो था, बॉम्बे तो किंग चार्ल्स II जो था उसको पुर्तगाल जो था डॉरी में दिया गया, डॉरी में दहेज में पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल के कैथरीन बर्गेंजा जो थी उसका शादी हुआ था 1662 में। तो बम्बई एज ए किंग चार्ल्स को मतलब दे दिया गया एज ए गिफ्ट के तौर पे। और ये 10 पाउंड में 1668 में किसको दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है रेंट पे। अब एंग्लो डच कंप्रोमाइज़ जो हुआ, एंग्लो डच कंप्रोमाइज़ मतलब समझ में आ रहा है, ब्रिटिश और डच के बीच में कंप्रोमाइज़ हुआ। और इंग्लिश वेयर रेड ऑफ द 2 आर्क राइवल इन इंडिया, समझे। तो इस तरह से ये सिचुएशन पूरा क्रिएट हुआ, किस तरह से डॉरी में मिला और किस तरह से उसको दे दिया, समझ में आया। उसके बाद देखिए गोल्डन फरमान जो था वो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा 1631 में देता है, इन 1632 नॉट 31, 1632 में देता है। कितना पेमेंट पे, तो 500 पैगोडा ईयरली पे दे देता है गोल्डन फरमान, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसको देगा, गोल्डन फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। कहाँ के कौन दिया था, गोलकोंडा के जो सुल्तान था 1632 में दिया था, समझे। और इतना ईयरली पे उसको पेमेंट लेता था, 500 पैगोडा लेता था। पैगोडा कहाँ का है जी बताइए पैगोडा बताइए कहाँ का है। अब ये यहाँ पे सिस्टम ये चलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ब्रिटिश का जो मर्चेंट था, मर्चेंट था एक फ्रांसिस,
और रिवाइव्ड करता है फ्रॉम द रूरल चंद्रागिरी, बिल्ड ए फोर्टिफाइड फैक्ट्री मद्रास में डालता है, सेंट फोर्ट डालता है जॉर्ज में, सेंट जॉर्ज, ठीक है, विच लेटर बिकम द फोर्ट, यही बन गया था। ये देखिए यहाँ पे क्या किया, रिसीव्ड किया फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रागिरी। फ्रांसीसी जो था यहाँ पे ब्रिटिश मर्चेंट जो था फ्रांसीसी वो क्या किया इन 1639 में रिसीव्ड किया फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रागिरी परमिशन कि बनाएगा, फोर्टिफाइड करेगा फैक्ट्री, कहाँ, मद्रास में। और यही जो फोर्टिफाइड का चंद्रागिरी में ना, मद्रास में, वही उसी को बोला गया कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, यही किला, इस नाम से किला का नाम पड़ा। और एंड रिप्लेसमेंट सालेपट्टनम में हेडक्वार्टर ऑफ द इंग्लिश, ठीक है ना। और इस तरह से ये सारा सिस्टम आता है। हरिहरपुर में और आपका महानदी डेल्टा वगैरह में एंड बालासोर इन उड़ीसा में 1663 में क्या करता है, फैक्ट्री डाल देता है, समझे। हरिहरपुर में जो कि इन द महानदी डेल्टा में देखने को मिलेगा, और बालासोर जो कि उड़ीसा में देखने को मिलेगा। 1633 में क्या करता है, कौन है जी, ब्रिटिशर्स लोग हैं, वो फैक्ट्री डालता है। ये सब सीधे सवाल पूछा हुआ है, ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे फुट होल्ड इन बंगाल। अब यहाँ पे शाह शुजा जो था, शाह शुजा तो अलाउड किया था इंग्लिश को कि वो ट्रेड कर सकता है बंगाल में भाई, और हमको पेमेंट दो तुम 3000 रुपया एनुअली, ठीक है। हुगली वगैरह 1651 में मिला, कासिम बाजार पटना और राजमहल वगैरह में फिर फैक्ट्री बंगाल वाला फैक्ट्री जो था इन बंगाल वगैरह स्टार्टेड। हुगली में जो फैक्ट्री स्टार्ट हुआ बंगाल में 1651 में हुआ, किसके द्वारा, सब अभी किसके बारे में बात हो रहा है, ब्रिटिश के बारे में, तो ब्रिटिशर्स के बारे में हो रहा है, ठीक है। और भी अदर प्लेस पे डाला ब्रिटिशर्स, जैसे कासिम बाजार पटना में 1620 में डाला था, और राजमहल वगैरह में यहाँ पे डाला। उसके बाद देखिए बिहार में कब डाला था फैक्ट्री, बिहार में पटना में ही डाला था 1620 में ब्रिटिशर्स। अब यहाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है 1620। अब यहाँ देखिए विलियम हेडगे जो था, विलियम हेडगे जो था पहला एजेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल, जो अपील किया सहिस्ता खान को, जो कि मुगल का गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है। अगर 1682 में कि ये ग्रीवेंसेस को रिडर्सल करे, देखे क्या है, कैसे क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है। उसके बाद नथिंग केम आउट ऑफ द अपील, हॉस्टिलिटी हुआ इंग्लिश और मंगोल के बीच में। तो भाई हम अपील किए तो मान नहीं रहे हो तो क्या होगा, दुश्मनी बढ़ेगा। तो ये सारा सिस्टम क्रिएट हुआ। चलिए थोड़ा सा फॉरवर्ड तेज करते हैं। और यहाँ देखिए उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द मुगल रेड मारता है जब हुगली पे, तो यहाँ पे जॉब चार्नोक जो था कंपनी एजेंट उस समय कौन था, जॉब चार्नोक। कंपनी स्टार्टेड निगोशिएशन करना शुरू किया कि और वहाँ पे निगोशिएशन में क्या हुआ कि वो रिटर्न में देना, मतलब विद द मुगल सो एज टू रिटर्न करने के लिए एक प्लेस को जिसको ये सुल्तानुती बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही रिटर्न टू क्या सुल्तानुती वगैरह रिटर्न किया, यही निगोशिएशन में हुआ था जब रेड मारा, तो उस समय जॉब चार्नोक था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कि जमींदार जो था, जमींदारी ऑफ द थ्री विलेज जब सुल्तानुती, गोविंदपुर और ये कालीकत जिसको कालीघाट बोला गया, फ्रॉम देयर ओनर पेमेंट ऑफ द आर इतना फोर्टिफाइड। और यहीं पे यही फोर्ट विलियम जो था, फोर्ट विलियम जिसको ये बोला गया इन ईयर इतना इट बिकेम द सी ऑफ द ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कलकत्ता। तो सर चार्ल्स अय्यर जो था पहला प्रेसिडेंट था, एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्ट विलियम, ठीक है। द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज नेम्ड फोर्ट विलियम इन द ईयर 1700 व्हेन इट आल्सो बिकेम द सीट ऑफ द ईस्टर्न प्रेसिडेंसी विथ सर चार्ल्स अय्यर एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो सर चार्ल्स अय्यर जो था पहला प्रेसिडेंट बना था फोर्ट विलियम का, समझे। अब यहाँ पे आप देखिएगा फारूक सियर जो था, फारूक सियर, यहाँ पे जॉन सरमन के मतलब इंग्लिश मिशन लेड बाय द जॉन सरमन, ठीक है। उसके बाद 3 फेमस फरमान दिया गया, गिविंग द कंपनी मैनी वैल्यूएबल प्रिविलेजेज इन बंगाल, गुजरात और हैदराबाद वगैरह में, और मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी आपको कहा गया, और बंगाल को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से, और परमिटेड किया गया टू इशू करने के लिए दस्तक यानी पासिस, और परमिटेड किया गया कि टू रेंट यानी मोर लैंड को क्या करेगा अराउंड द कलकत्ता, मतलब अब ज़्यादा लैंड पे मतलब रेंट लगाएगा कंपनी, कलकत्ता में लगा सकता है। इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे फरमान में क्रिएटिव हुआ जो फारूक सियर के द्वारा फरमान दिया गया, समझ में आया। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे बोलता है कि एग्जेम्प्टेड कर दिया गया फ्रॉम द लेवी ऑफ ऑल ड्यूटीज, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एग्जेम्प्टेड इन सूरत में फ्रॉम एनुअल पेमेंट जो था इतना रुपीज़, और द ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जेम्प्टेड कर दिया फ्रॉम द लेवी ऑफ ऑल ड्यूटीज़। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ। फिर फॉर्मेटिव ईयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 1600 में इस्टेब्लिश होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ, लंदन में। तो यहाँ पे कौन था, अकबर था।
1609 में विलियम हॉकिंग जब आता है तो कौन था, जहांगीर के कोर्ट में आता है, जहांगीर था। और कैप्टन मिडल्टन जो था, यही जो था ऑब्टेन करता है परमिशन मुगल गवर्नर से टू मुगल गवर्नर ऑफ द मुगल परमिशन प्राप्त करता है, एक्वायर करता है किसका, ऑफ द मुगल गवर्नर ऑफ द सूरत टू ट्रेड देयर, ठीक है। तो कौन था परमिशन पाने वाला, तो मिडल्टन था। फिर एक परमानेंट फैक्ट्री डाला जाता है 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, समझे। ऐसे 1608 में डालता था जो कि परमिशन नहीं मिला था, सूरत में ही डाला था। और उसके बाद 1611 में डाला था जो टेम्पोररी था, मुसालीपट्टनम में डाला था। या बोलेगा साउथ में पहला ब्रिटिशर्स का फैक्ट्री कहाँ डाला गया, तो मछलीपट्टनम मानना पड़ेगा आपको, समझे। उसके बाद देखिए कि पहला फैक्ट्री जो था इन द साउथ देखिए आ गया 1611 में मछलीपट्टनम में डाला। फिर गोल्डन फरमान 1632 में गोलकुंडा वाला ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। फिर पहला फैक्ट्री जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है हरिहर बालासोर उड़ीसा, अगर ईस्ट में बोलेगा ना, ईस्ट में पहला ईस्ट में यहीं डाला है, हरिहर बालासोर उड़ीसा में 1633 में डाला था ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे परमिशन जो था टू ट्रेड द हुगली 1651 में, और कंपनी को जो से परमिशन मिला था ट्रेड करने के लिए हुगली में कब, 1651 में। और 1667 में औरंगजेब क्या करता है, फरमान देता है ट्रेड करने के लिए बंगाल में। उसके बाद फारूक सियर जो था वो एक फरमान देता है 1717 में, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी बोला गया, समझ में आया। ये पूरा ब्रिटिशर्स आपका खत्म हो गया और साम्राज्य भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि विलियम नॉरिस था और औरंगजेब जो था एंड एज एम्बेसडर बन के आया था टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब में। तो विलियम नॉरिस जो था वही औरंगजेब के कोर्ट में आया था, ठीक है। तो जैसे जनरली क्या होता है ना कि बहुत से सवाल ऐसे पूछ देगा आपको कि बताइए ये किसके कोर्ट में आया था। तो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल ऑफ दैट, जो आपको लिखा हुआ जैसे मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनी, उसमें आपको पूरा ये डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आफ्टर द इंग्लिश रिवोल्यूशन ऑफ 1688 द विंग्स, तो इतना मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट निकल सकता है ना फैक्चुअल, वो निकाल दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे विलियम नॉरिस जो था वो औरंगजेब के कोर्ट में आया था, ठीक है ना। दस राइवल कंपनी वाज फॉर्म्ड विच डिपुटेड सर विलियम नॉरिस एज इट्स एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, समझे। फिर 1708 में क्या हुआ कि यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ अंडर द प्रेशर फ्रॉम द क्राउन अंडर द पार्लियामेंट द टू कंपनी वेयर क्या हो गया, अमलगमेटेड हो गया, समझ गए। चलिए अब देखते हैं फ्रेंच। तो इसके साथ ऑलरेडी आपको ये पूरा का पूरा इंग्लिश का क्या कहानी हुआ यहाँ पे आपको डिटेलिंग कर दिया गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फ्रांस का क्या सीन बनता है। तो फ्रांस का देखिए, तो फ्रांस में जो था आपका लास्ट यूरोपियन आने वाला यही था तो कम टू द इंडिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कॉलवर्ड इससे जुड़ा हुआ बंदा, यही फाउंडेशन क्या था किस चीज़ का, ये कंपनी का आपका कंपनी द इंडिस ओरिएंटल्स का फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोला गया 1664 में किया, ठीक है। 50 साल का मोनोपोली लेके आया ये और फैक्ट्री डाल दिया सूरत में। उसके बाद 1668 में डालता है यहाँ पे फैक्ट्री, 1664 में यहाँ पे आता है, ठीक है 1664। उसके बाद मुसालीपट्टनम में 1669 में फैक्ट्री डाल देता है। उसके बाद इस तरह से ये काम करता है यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए आप क्या लिखता है, सहिस्ता खान जो था वो इसको परमिशन देता है और इस तरह से वो चंद्रा नगौर जो है नियर कलकत्ता, यहाँ पे भी क्या कर देता है, फैक्ट्री डाल देता है। उसके बाद देखिए कि इसका पावर जो था इंडिया में किस तरह से क्या हुआ, पौंडीचेरी नर्व सेंटर ऑफ द फ्रेंच। तो 1673 में शेर खान लोधी जो था वो क्या किया था, ग्रांटेड किया था, क्या ये फ्रांसिस्को मार्टिन को ग्रांटेड किया था, ठीक है ना, फैक्ट्री बनाने के लिए मुसालीपट्टनम में। जो नहीं फ्रांसिस्को मार्टिन जो था जो डायरेक्टर ऑफ द मुसालीपट्टनम फैक्ट्री का था, तो वो जो था ना एक साइट ऑफ द सेटलमेंट के लिए वो था। और पौंडीचेरी जो था वो फाउंडेड किया था 1674 में, ठीक है 1674 में फाउंडेड किया गया। और उसी ईयर मार्टिन जो था मार्टिन के हटा के कैरून को लाया गया, समझे, एज अ फ्रांस गवर्नर। तो ये सारा किसके बारे में बात हो रहा है, फ्रांस के बारे में। तो पौंडीचेरी वाज फाउंडेड 1674 में यहाँ पे फ्रांस के थ्रू, अगर आप देखिएगा तो इस तरह से कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट वगैरह इसका और देखिएगा तो कहाँ कहाँ हुआ, जैसे कि माहे वगैरह, कारिकल, बालासोर, कासिम बाजार वगैरह में ये क्या किया अपना ट्रेडिंग सेंटर वगैरह ये डाला, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फ्रांस का और भी सीन क्रिएट होता है कि डच जो था वो कैप्चर कर लेता है पौंडीचेरी को 1693 में। तो जैसे ही पौंडीचेरी को डच कैप्चर करता है ना, तो फिर ट्रीटी ऑफ रिजविक होता है, यहाँ पे रिजविक लिख दिया है, आई थिंक ये इस तरह से कुछ स्पेलिंग है, रिजविक RIZVIG, ठीक है, ऑलराइट। तो ये ट्रीटी ऑफ रिजविक फिर होता है यहाँ पे
ऑल्दो द ट्रीटी ऑफ रिजविक कंडक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये डच जो था वो पुडुचेरी को कैप्चर कर लेता है 1693 में, किससे? फ्रांस से। तो फिर ट्रीटी ऑफ रिजविक दोनों के बीच में होता है और उसके थ्रू चीज़ें क्या होता है? सेटलमेंट होता है। अब यहाँ पे आगे और देख सकते हैं आप, यहाँ आप देखिए कि बैकग्राउंड ऑफ किस तरह से बैकग्राउंड बनता है। द एंग्लो फ्रांस स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी द कार्नेटिक वार। तो जो द ब्रिटिश जो था और फ्रेंच केम टू इंडिया, दोनों आया, ब्रिटिश भी फ्रेंच भी आया इंडिया ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग पर्पज से। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखिएगा ना, अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, और दोनों में जीत होता है। फाइनली तो ब्रिटिशर्स ही जीता ना, तभी तो ब्रिटिशर्स लंबा समय तक अपना भी कब्जा करता रह गया। तो इस तरह से यहाँ पे तो दोनों के बीच में आपको कार्नेटिक वार भी देखने को मिलेगा, आएगा आगे। यहाँ पे देखिए निज़ाम असफ जा लिख दिया है, जा भी शायद होता होगा। बहुत सा जो है ना, हर जगह पे प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। निज़ाम असफ जाह जो था वो हैदराबाद का, वॉज ओल्ड एंड फुल्ली इंगेज्ड इन बैटलिंग द मराठा। ठीक है, इन बिटवीन बीट अ मिनट, DND लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाता है। अब यहाँ देखिए, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप कि पहला जो कार्नेटिक वार हुआ तो उसमें क्या था, कोरमंडल वाला जो कोस्ट था वहीं पे आपको ये देखने को मिला कि कार्नेटिक वार वाज द नेम इज द गिवन बाय द यूरोपियन टू द कोरमंडल कोस्ट एंड इट इज़ इस तरह से सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। तो पहला कार्नेटिक वार जो टाइम पीरियड देखिए 1740 से 48 में हुआ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वगैरह पूछता है। ठीक है, तो गिवन बाय द यूरोपियन टू द कोरमंडल कोस्ट। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो कि ये कारण क्या हुआ था, इमीडिएट कारण क्या था होने का। तो इमीडिएट कारण जो था कि फ्रेंच का, ये देखिए ये यहाँ इमीडिएट कॉज लिख दिया। ऐसे क्या था, इन विच वाज कॉज्ड बाय द यूरोपियन ये कॉज्ड बाय द अस्टेरियन वार ऑफ द सक्सेशन। ठीक है, लेकिन इमीडिएट कॉज पूछेगा तो इंग्लिश का जो नेवी था, बर्नेट जिसका नाम था, अंडर बर्नेट, ठीक है, ये क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था फ्रांस के शिप को, इसलिए हुआ था, समझे। और फ्रांस इसी रिटालिएट में क्या किया, सीज कर लिया मद्रास को 1746 में। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट होता है यहाँ पे। और पहला कार्नेटिक वार जो है आपका ट्रीटी ऑफ एक्सासपेल के थ्रू इंड हो जाता है 1748 में। और इसी ट्रीटी के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो आपका सेंट थॉम है, ठीक है ना, अडियार रिवर के नज़दीक इन मद्रास में ये बैटल जो होता है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। द फर्स्ट वार इज रिमेंबर्ड फॉर द बैटल ऑफ, तो इस तरह से भी रिमेंबर किया यहाँ पे ट्रीटी होता है ना एक्सासपेल का, और जो ये बैटल रिमेंबर किया जाता है ना ये फर्स्ट कार्नेटिक वार, तो ये यहीं पे बैटल हुआ था सेंट थॉम जो मद्रास में अडियार रिवर के नज़दीक है। तो इसलिए पहला कार्नेटिक वार को इसी नाम से रिमेंबर किया जाता है, सेंट थॉम बैटल के नाम से। ठीक है, जो कि फ्रांस, तो इसमें फ्रांस जीत गया था, पहला कार्नेटिक वार जो हुआ था तो इसमें फ्रांस जीता था। तो डायरेक्ट भी बोल देगा कि सेंट थॉम वार जो है किसके बैटल किसके बीच हुआ था, फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में, फ्रांस जीता है, इसी को फर्स्ट कार्नेटिक वार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस था ना अनवरुद्दीन का, जो कि नवाब ऑफ कार्नेटिक था, ठीक है ना, फ्रांस फोर्सेस जो था एंड द फोर्सेस ऑफ द अनवरुद्दीन जो नवाब ऑफ कार्नेटिक टू वोम द इंग्लिश अपील्ड फॉर हेल्प। और यहाँ पे देखिए कैप्टन पैराडाइज जो था वो डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान। फ्रेंच आर्मी जो था अंडर फ्रेंच की तरफ से कौन था, ये कैप्टन पैराडाइज था, वो डिफीटेड कर दिया स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी को अंडर महफूज खान एट सेंट थॉम पे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अडियार। तो ये सारा क्रिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको एक पॉइंट मिला होगा कि सेंट थॉम इन मद्रास अडियार रिवर के नज़दीक हुआ है, जिसको इस नाम से भी पहला कार्नेटिक वार का जानते हैं। एक्सासपेल का ट्रीटी होता है जो कि 1748, ये भी आपको टाइम याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद यहाँ देखिए कि पहला सेकंड जो कार्नेटिक वार होता है उसका टाइम पीरियड देखिए 49 से 54 में होता है। और डुप्ले जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डुप्ले द फ्रांस का गवर्नर जो था वो had सक्सेसफुली लेड द फ्रांस फोर्सेस इन द फर्स्ट कार्नेटिक वार, सॉट टू इंक्रीज हिज पावर एंड फ्रांस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन साउथर्न इंडिया बाय क्या करके, इंटरफेयरिंग करके इन लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट टू डिफीट द इंग्लिश। तो ये सारा सिचुएशन बैकग्राउंड क्रिएट होता है। और इसका इमीडिएट कॉज क्या था, तो इसका इमीडिएट कॉज यही था कि निजामुल मुल्क जो था, जो कि फाउंडर था हैदराबाद का 1748 में, वो। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, शायद फर्स्ट कार्नेटिक में यहाँ दिया नहीं है, इस फर्स्ट कार्नेटिक में ये भी होता है कि फ्रांस जब जीत जाता है ना, तो मद्रास जो था, जो मद्रास यहाँ पे आपको बता रहा ना कि 1746 में मद्रास इसी के रिटेलिएशन में क्या कर लिया था, सीज कर लिया था। जब वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग जो था, बर्नेट जो था, अगर सीज किया ना फ्रांस के शिप को, तो इसी के रिटेलिएशन में मद्रास को कैप्चर कर लिया गया था फ्रांस के द्वारा 1746 में। तो यही ट्रीटी के बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को मद्रास लौटा दिया जाता है, समझे।
अब यहाँ पे देखिए सेकंड कार्नेटिक वार जब होता है, ये पीरियड होता है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा क्रिएट किया। उसके बाद इमीडिएट कॉज इसका वही था कि निजामुल मुल्क हैदराबाद का फाउंडर था 1748 में। एंड द रिलीज ऑफ चंदा साहिब जो कि सन इन लॉ ऑफ द दोस्त अली नवाब ऑफ कार्नेटिक। तो ये आपको यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि फ्रांस जो था सपोर्ट किया था और क्लेम किया था मुजफ्फर जंग को, सपोर्टेड द क्लेम ऑफ मुजफ्फर, वो जो क्लेम कर रहा था ना मुजफ्फर जंग, तो उसको मान रहा था कि हाँ, उसमें हामी भरा था, हाँ बोल रहा था कि हाँ सही बात है। तो मुजफ्फर जंग को सपोर्टेड किया था क्लेम ऑफ द मुजफ्फर जंग को एंड चांद साहिबा का इन द डेक्कन एंड द कार्नेटिक में, समझे इस तरह से। तो फ्रांस का सपोर्ट था और रिस्पेक्टिवली वाइल इंग्लिश साइडेड विथ इन, इंग्लिश की तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा था, इंग्लिश को कौन सपोर्ट कर रहा था, नसीर जंग और अनवरुद्दीन कर रहा था। अब कोर्स ऑफ वार क्या हुआ कि बैटल ऑफ अम्बूर हुआ, नियर बिल्लोर है, बैटल ऑफ अम्बूर वहीं होता है, अम्बूर एक जगह है बिल्लोर के नज़दीक में, तो वहीं तो उस अम्बूर पे हुआ होने वाला लड़ाई को ही बोला गया है बैटल ऑफ अम्बूर, जो कि 1749 में होता है। वहीं पर जब ये होता है, और ये जो है ना साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा है, रिवर कृष्णा देखिएगा ना तो उसके साउथ में आपको अम्बूर जगह देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर ये वाला बैटल होता है, समझे। उसके बाद आप देखिएगा तो रॉबर्ट क्लाइव जो था और यहाँ पे अरकुट वगैरह जो है कैपिटल ऑफ द कार्नेटिक, इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैविंग फेल्ड टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंट मोहम्मद अली एट ट्रिचोनोपोली, रॉबर्ट क्लाइव जो था देन क्या किया, एन एजेंट यानी फैक्टर ऑफ द इंग्लिश कंपनी पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर द डाइवर्जनरी अटैक ऑन द गवर्नर ऑफ द मद्रास। तो सॉन्डर्स जो था ही सजेस्टेड मद्रास सॉन्डर्स, फिर ही सजेस्टेड ए सडन रेड ऑन आर्कुट जो कि कैपिटल ऑफ द कार्नेटिक का कैपिटल उस समय आर्कुट था। इसी पे बोला कि हमला दावा बोलने के लिए, सो एज टू रिलीव द प्रेशर ऑफ ट्रेंच। तो ये पूरा एक तरह से कहानी बना रहा है, इतना कहानी को में मत जाइए, क्योंकि ये सारे जो है ना मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये नहीं आपको देखने को मिलता है सवाल वगैरह। अब यहाँ देखिए राइज एंड द फॉल ऑफ द डुप्ले इन इंडिया। तो जोसेफ, पूरा नाम इसका क्या था डुप्ले का, जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले, बॉर्न हुआ था 1697 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था कि जो मुजफ्फर जंग था ना उसको एक टाइटल मिला था, लेटर ही वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नवाब मुजफ्फर जंग को बाय द मुगल एम्पेयर जो था ना एंड द सूबेदार ऑफ द डेक्कन। और इस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट होता है। यहाँ देखिए डुप्ले जो था इन द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसे मराठा इन्वेजन वगैरह, अनकल्टिवेटेड लैंड वगैरह, चटोई कंडीशन इस सब में देखने को मिलता है। फिर डुप्ले का मास्टर डिप्लोमेसी भी था। तो डायरेक्ट यही अपना आप में एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि डुप्ले का मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, समझे। तो स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ रहेगा तो उस तरह से पकड़ना रहता है आपको। तो यहाँ देखिए डुप्ले कन्विंस्ड एडमायरल बोडोनली, क्या लिखा हुआ है, बोडोनाइज टू ब्रेक करने के लिए ये। और फिर डुप्ले जो था वो सपोर्टेड किया मुजफ्फर जंग को, और मुजफ्फर जंग को फॉर हैदराबाद के लिए और चंदा साहब को फॉर कार्नेटिक के लिए, समझे। तो डुप्ले मदद किया है, इन लोग दोनों को भी मदद किया था, मुजफ्फर जंग को भी मदद किया था और चंदा साहब को भी किया था। किस पर्पज़ से, तो समझ रहे होंगे, हैदराबाद को सीज करने के लिए और चंदा साहब कार्नेटिक के लिए। इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या किया, इस पर्सपेक्टिव वे में डुप्ले इन लोग को मदद किया था। और डुप्ले जो था वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो आपको कहीं अगर देता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ में आ रहा है। ये कौन था ओरिजिनेटर सब्सिडरी अलायंस का, आप देखे होंगे कि बिलजले था, लेकिन बिलजले क्या पहला यही था, ओरिजिनेटर यहाँ बोल रहा है पहला यही था, तो नहीं, ओरिजिनेटर यही था, डुप्ले था, समझे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, क्वारल्ड वगैरह ये देखने को मिलेगा। नॉट ए मैन ऑफ एक्शंस, डुप्ले वाज नॉट ए मैन ऑफ एक्शन यार, ही प्लान्ड ए कैंपेन, द प्रेस ऑफ द डुप्ले डिडंट लाइक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, समझे। तो इस तरह का ये सिचुएशन लिखा हुआ है, क्या है कैसे है, लेकिन देख लीजिए, आपको अगर लगता है बहुत इंपॉर्टेंट देन फोकस कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। गोदारू सक्सीडेड डुप्लेक्स, ठीक है, गोडेयू सक्सीडेड डुप्लेक्स। तो द फ्रांस अथॉरिटी इन ऑर्डर इतना 1707 सक्सीडेड डुप्लेक्स एज द फ्रांस गवर्नर जनरल इन इंडिया। समझ में आया, समझ में आता है ना जी क्या लिख रहा है। तो उसके बाद फिर वो डुप्ले के बाद कौन आ गया, गोडोई आ गया। अब यहाँ देखिए द स्ट्रगल बिटवीन डुप्ले एंड द क्लाइव जो था, यहाँ पे जे आर सीले जो था वो बोला कि द स्ट्रगल जो था किसके बीच में, डुप्ले और क्लाइव के बीच में, इंडिया द डिफेंस ऑफ आर्कुट। तो ये पूरा ये सिस्टम एक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रगल हुआ बिटवीन डुप्लेक्स एंड द क्लाइव इन इंडिया। अब क्या पूरा था सिचुएशन, तो यहाँ पूरा पढ़िए तो समझ में आएगा क्या था।
लेकिन एक माइंड ऑफ बैक लेने के लिए मतलब माइंड बैक ऑफ माइंड में रखने के लिए सिचुएशन को, क्रिएशन को, कि क्या था, नहीं था, कैसे था, क्यों था, तो एक थोड़ा सा रिलेटिवली भी आप चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करके रखिएगा ना, तो वो हिंट होता है, समझे, वो क्लिक करेगा आपके ब्रेन में। तो नेसेसरी नहीं है कि हर कहानी को याद ही रखा जाए, समझे, तो आपको बड़ा सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कौन से एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे किस तरह का सवाल पूछ रहा है, ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट नोट यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट अदर साइड, समझे। तो लीव करना भी सीखना पड़ेगा कि क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ पकड़ना है, या क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, क्या चीज़ को कम फोकस करना है, समझे। यहाँ देखिए फिर क्या बोलता है कि डुप्ले जो था इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ जो कि ये इस कुछ स्टेटमेंट दिया है डुप्ले के बारे में, कौन, लेल अल्फॉर्ट। थर्ड कार्नेटिक वार जो होता है उसका पीरियड जो था 58 से 63 में होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया वांटेड टू रिकवर करना चाहता था सिलेसिया इन 1756 में। तो ब्रिटेन फ्रांस जो था वंस अगेन क्या करता है, ऑन अपोजिट साइड में रहता है, एक साइड रहता है, वो लोग एक तरफ से लड़ता है। और फ्रांस जो था उसके तरफ से कॉन्ट दे लार्ली जो था कैप्चर कर लेता है इंग्लिश फोर्ट को ऑफ सेंट डेविड एंड, ठीक है। ब्रिटेन एंड फ्रांस वार वन अगेन ऑन अपोजिट साइड, नॉट एक साइड, अपोजिट साइड, मैंने ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ फिर से लड़ता है। तो ये आपको थर्ड कार्नेटिक वार में देखने को मिलेगा, लड़ता है एक दूसरे के खिलाफ। तो यहाँ पे ये जब वार होता है ना, तो यहाँ पे फ्रेंच की तरफ से कौन था, कॉन्ट दे लार्ली था, जो कैप्चर कर लेता है इंग्लिश के फोर्ट को, जो कहाँ पे फोर्ट था इसका, इंग्लिश फोर्ट सेंट जो डेविड फोर्ट था उसको कैप्चर कर लेता है। और एक ये वाला फोर्ट जो है ये भी कैप्चर कर लेता है, समझे, विजांगरम। तो नो द इंग्लिश बिकम द ऑफेंसिव एंड इसी के रिलेशन में क्या होता है, लड़ाई हो जाता है ऑन द फ्रेंच फ्लीट अंडर द एडमायरल इतना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखता है कि जो बैटल ऑफ वांडीविस वही होता है। तो यही थर्ड कार्नेटिक वार में बैटल ऑफ वांडीविस होता है, जो कि 1760 में होता है। और यहाँ पे ब्रिटिश क्या हो जाता है, जीत जाता है, फ्रेंच को हरा देता है। और ब्रिटिश की तरफ से आयरकोट था, और इधर से कौन था, लैली था, ठीक है, फ्रांस की तरफ से लैली, कॉन्ट लैली। अब यहाँ देखिए लॉस ऑफ जिंजी एंड माहे जो था, तो तो यहाँ पे जिंजी और माहे को हार जाता है फ्रांस। और थर्ड कार्नेटिक वार जो होता है तो उसमें उसमें आपको पेरिस का ट्रीटी दिखेगा। इसी के साथ थर्ड कार्नेटिक वार में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ थर्ड कार्नेटिक वार खत्म हो जाता है। और डच जो है वो बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, कहीं कहीं BEDRA दिखेगा आपको, यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में, जहाँ पे ब्रिटिश क्या करता है, डच को हरा देता है और ब्रिटिश जीत जाता है, समझे। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोलता है, यहाँ ये सारा हो गया। फिर कॉज फॉर द इंग्लिश, क्या कारण था इंग्लिश सक्सेस करने का एंड फ्रेंच का फेलवर होने का। तो इंथुआइजम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस था ब्रिटिशर्स में, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल था, समझे। और मतलब करने दिया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल बना हुआ था कि ऐसे नहीं करना है, इस तरह से करना है, समझे। इंस्टेंट डिसीजन खट से ले लेना है कि हाँ ऐसे करना है तो इस तरह से करना है, इम्प्लीमेंट तुरंत, विदाउट वेटिंग चीज़ें हो रही थी। अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट था कि हाँ किसी तरह से भी करना है तो विदाउट वेटिंग तुरंत अप्रूवल मिल रहा था गवर्नमेंट का। इंग्लिश नेवी वाज सुपीरियर था, तो नेवी इसका बहुत अच्छा था, किसका, ब्रिटिशर्स का। ये सवाल पूछेगा, ये सब स्टेटमेंट वाइज दे के पूछता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टर्मिनोलॉजी स्टेटमेंट याद रखना है, समझे। अबाउट द गुड इन द ट्रेड इनिशियली, अबाउट द गुड इन ट्रेड इनिशियली। तो यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा कि पोर्ट टाउन जो था, जैसे कि पोर्ट टाउन था जी, सूरत वगैरह या फैब्रिक वगैरह का यहाँ पे क्या होता था, चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, इंटरसिएट होता था, इंटीग्रेटेड। अब देखिए कॉटन वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, टेक्सटाइल्स वगैरह, स्पाइस वगैरह, समझे, और स्लेब्स वगैरह का भी इस सारा सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे डेंस का सिचुएशन आता है। तो डेंस जो था 1616 में अपना कंपनी डालता है, कहाँ, यहाँ पे 1616 लिख दिया गया, नहीं, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी डेंस जो था 1616 में, लेकिन फैक्ट्री जो डालता है वो 1620 में डालता है टर्बनकोर में, समझे, जो कि नियर तंजौर है। और अपना और भी जगह डालता है, जैसे सेरारामपुर नियर कलकत्ता में हो गया। या फिर डेंस जो था बेटर नोन फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटी दैन फॉर कॉमर्स, कॉमर्स से ज़्यादा बेटर ये मिशनरी के लिए जाना जाता था डेंस, समझे, मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था। उसके बाद देखिए कि उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर, क्यों इंग्लिश ही बेटर बना। तो वही है, इंग्लैंड इमर्जेज द मोस्ट पावरफुल एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। और स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी क्या था, तो इंग्लिश कंपनी जो था कंट्रोल हो रहा था किसके द्वारा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जिसका मेंबर जो था इलेक्टेड होता था इनवली, समझे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर। और कंपनी जो था
जो कंपनी ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल जो था, ट्रेडिंग कंपनी जो था फ्रांस एंड पुर्तगाल का, वो क्या है, लार्जली होल्ड हो रहा था किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ब्रिटिशर्स का क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वहाँ पे इलेक्टेड एनुअली, इस तरह से चल रहा था। लेकिन वहीं ट्रेडिंग कंपनी का फ्रांस एंड पुर्तगाल का सिचुएशन देखिएगा तो वहाँ पे लार्जली होल्ड हो रहा था स्टेट के द्वारा। तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, चीज़ें इस तरह से थी, ठीक है। फ्रेंच कंपनी अगर देखिएगा तो वहाँ पे मोनार्च था, 60% शेयर था, मोर देन, देखिए द मोनार्च हैड मोर देन 60% शेयर। तो इस तरह से फ्रेंच कंपनी का भी आपका सिचुएशन मिलेगा। और नावल सुपरियरिटी अगर देखिएगा तो नावल जो था, नावल में रॉयल नावल और ब्रिटेन का जो था वो बहुत अच्छा था, लार्जेस्ट था, बढ़िया था, मोस्ट एडवांस था, समझे। इसीलिए तो जो स्पेनिश यहाँ पे देखिए, द विक्ट्री अगेंस्ट द स्पेनिश आर्माडा एंड अगेंस्ट द फ्रेंच ऑफ द ट्राफलागर, तो ये फ्रेंच ऑफ ट्राफलागर को भी हराया था और स्पेनिश आर्माडा को भी हराया था, समझे। ब्रिटेन का क्या था, बहुत अच्छा सुपरियरिटी थी नावल पे। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अगर देखिएगा तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या होता है, जैसे अर्ली 20th सेंचुरी में इन्वेंशन होता है नया मशीन्स वगैरह का, जैसे कि स्पिनिंग वगैरह, स्टीम इंजन्स वगैरह, पावर लूम का। तो इस तरह से क्या हुआ, चीज़ें ईजी गोइंग ऑन हो गया ना, कम समय में चीज़ें डिलीवर होने लग गया, फास्ट फॉरवर्ड होने लग गया, कम, समझे। तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिला, इम्प्रूव्ड हुआ प्रोडक्शंस में, समझे। और मेटलर्जी वगैरह जो हुआ, स्टीम पावर एंड एग्रीकल्चर, तो ये सारा सिचुएशन क्या करेगा, कहीं ना कहीं इनोवेशन हुआ ना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने फेवर में आया। तो यहाँ पे मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन भी देखने को मिला, जैसे डिसिप्लिन, बेल ट्रेंड वगैरह। तो ये सब क्या हुआ, इसके फेवर में गया, इंडिया ब्रिटिशर्स के फेवर में गया कि अपना इस्टेब्लिशमेंट यहाँ बना पाया, ठीक है। अब नेपोलियन डिफीटेड हो गया, नेपोलियन का डिफीटेड हुआ किसमें, इन 1815 में। आएगा, कहानी आएगा आगे, देखिए लेसर जील फॉर रिलीजन, लेसर जील फॉर रिलीजन। अब यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं था ब्रिटेन के लिए कि भाई ये वाला धर्म, वो वाला धर्म, धर्म से सब क्या था, परे था। ब्रिटेन जो था बस लेस जीलियस था अबाउट द, ऐसा कोई ख्वाहिश वगैरह नहीं था, लेस इंटरेस्टेड था ये इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। तो ये सब भी कहीं ना कहीं उसको क्या किया, मदद किया। ये नहीं चाहता था कि सब जगह हम इस्लाम, मतलब ये क्रिश्चियनिटी फैलाना है, ये उसका अपना एक अलग फोकस था, क्या करना है, किस तरह से करना है, जो कि आपको पीछे बताया गया। यूज ऑफ डेव्ड मार्केट, यहाँ देखिए डेव्ड मार्केट टू फाइंड इट्स वार। अभी चाइना वगैरह का भी देखते हैं ना क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, जस्ट लाइक दैट, सब एक दूसरे का कॉपी ही करता है। हिस्ट्री से सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए, बेटर बनिए। वर्ल्ड का पहला जो सेंट्रल बैंक था आपको देखने को मिलेगा, द बैंक ऑफ द इंग्लैंड, सेंट्रल बोल रहा, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक। तो वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक यही था, बैंक ऑफ इंग्लैंड था। और नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट जो था, फ्रांस का, सिंपली बैंक करप्ट विद द, समझे। तो ये सारा सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुआ। इसका कुछ समरी देख लीजिए, समरी में और आपका समराइज हो जाएगा चीज़ें। तो सी रूट जो था, सी रूट जैसे 15th सेंचुरी यूरोप में क्या हुआ, सी रूट का खोज हुआ। उसके बाद स्पाइस मसाला वगैरह का ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए फिर क्या बोलता है कि कैप्चर हो गया, ठीक है, ये 1453 में। उसके बाद ऑटोमन तुर्क जो था वही उसी के थ्रू हुआ ना। और नया रूट एक तरह से आपको दिखता है टू रीच इंडिया विदाउट डीलिंग विद अरब। वहाँ पे क्या था कि अब अरब के साथ नहीं डील करोगे तो भाई दिक्कत है, कैप्चर कर लिया ना सीरिया और इजिप्ट को, तो अब दिक्कत है भाई। तो इसके लिए क्या हुआ, एक नया रूट का डेवलपमेंट हुआ। तो 1498 में, इसलिए तो आप देखें ना कि एक नया सी रूट का क्या किया, खोजा, कौन, वास्को डी गामा, और इस तरह से हुआ। तो चीज़ें यहाँ पे कैप्चर हो गया, चीज़ें क्या हुआ, इन चला गया। अब क्या था कि हमको परमिशन लेना था अरब वगैरह से, तो ये सारा क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ, इन सीरिया इजिप्ट लेटर बाय द ऑटोमन तुर्क कॉलिंग फॉर ए नया रूट टू रीच इंडिया विदाउट डीलिंग विद अरब। ओ तो इस तरह से वहाँ पे बना हुआ था अरब का और तुर्क का अपना। तो सिचुएशनल कुछ क्रिएट हुआ, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक्शन हुआ। तो उस हिसाब से 1498 में सी रूट का क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए पुर्तगीज जो था वो फॉलोड बाय द डच, पुर्तगीज आया, फिर आपका डच आता है, फिर इंग्लिश, फिर डेंस, फिर फ्रांस। इस तरह से क्या होता है, चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर पुर्तगीज जो था, जैसे वास्को डी गामा 1498 में सी रूट खोजता है, फिर 1502 में सेकंड विजिट करता है वास्को डी गामा, समझे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कोचीन में पहले डालता था अल्बुकर्क, उसके बाद यहाँ पे 1502 में कैनूर में डाला गया था। और फिर देखिए वही है, कालीकट, कोचीन और कैनूर में क्या करता है, अपना ट्रेडिंग स्टेशन डालता है इन लोग। फिर अल्मीड़ा जो है 1505 से 9 के पीरियड में बन के आता है एज ए गवर्नर, एज ए वाइसरॉय, और यही ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है और कार्डियस सिस्टम लाता है अल्मीड़ा, समझ में आया। उसके बाद अल्बुकर्क आता है जो कि रियल फाउंडर था, और यही कैप्चर करता है गोवा को, कैप्चर करता है
भाटकाल को फ्रॉम श्री कृष्णदेवराय से 1510 और विजयनगर का जो था उससे कृष्णदेवराय से ये कैप्चर कर लेता है भाटकाल। कौन? अल्बुकर्क। और इनिशिएटेड करता है एक पॉलिसी, जो कौन पॉलिसी ये लाया था कि शादी कर लो यहाँ के लोगों से, मैरिंग करो नेटिव ऑफ इंडिया से, तो यही लाया था अल्बुकर्क। तो ये वाला सिस्टम क्रिएट करता है और बैंड कर देता है सती जो चल रहा था उसको बैंड करने में इसका भी क्या होता है, रोल रहता है। पूरी तरह से क्या बैन कर देता है क्या, या पूरी तरह से बताइए क्या हो जाता है पूरी तरह से बैंड द सती, बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अपने एरिया में समझे, अपने सराउंडिंग में, पूरी तरह से नहीं होता, पूरी तरह से बाद में होता है, जो कि पीछे भी बताए थे राजा राम मोहन राय वगैरह, आप देखिएगा। विलियम बेंटिंग देखिए, नीनो द कुन्हा जो था यहाँ पे क्या था इसने फिर कैपिटल बना देता है किस चीज़ को, कोचिन से को गोवा कर देता है, तो कैपिटल गोवा कर देता है और ड्यू और बेसिन को कैप्चर कर लेता है, समझे। और अंडर द पुर्तगीज ऑक्यूपेशन फ्रॉम द गुजरात किंग बहादुर शाह से गॉड और मार देता है इसको 1537 में ड्यू वेल निगोशिएटिंग विद पुर्तगीज, ठीक है। और डिक्लाइन जो होता है पुर्तगीज का डिक्लाइन का वजह क्या बनता है कि पावर ऑफ डायनेस्टी जो था इन इजिप्ट में और पर्सिया में देखने को मिला, तो ये सारा बनता है, मराठा वगैरह का देखने को मिला, एपीरियंस मराठा आया, तो ये सब ही बनता है। सब मिशनरी देखिए, ये सब राइज हुआ इंग्लिश एंड डच का, तो चैलेंजिंग होने लग गया। इस तरह से क्या हुआ, डाइवर्जन आया, फिर पुर्तगीज क्या हो गया टुवर्ड्स, पुर्तगीज कॉलोनी जो था टुवर्ड्स द बेस्ट ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील का भी खोज हुआ, तो लोग उधर भी कॉलोनाइजिंग होने लग गए हैं, उधर भी जाने लग गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, चीज़ें क्या हो गया, इसके फेवर में नहीं रहा, पुर्तगीज के फेवर में, कि वो अपना सुप्रीमेसी बना के रखे इंडिया टेरिटोरी में, समझे। तो ब्राज़ील वगैरह का डिस्कवरी हुआ, तो उधर भी लोग क्या होने लग गए हैं, शिफ्ट होने लग गए। अब यहाँ देखिए डच जो है 1602 में आपको देखने को मिलेगा। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड फॉर्म्ड इन मार्च 1602 में आपको डच का हो गया सिस्टम सिचुएशन। और डच जो है अपना मसालेपट्टनम में कंपनी 1605 में डालता है, फिर सूरत में 1615 में 1616 में डालता है, पुलिकट में भी डालता है, फिर आप देख सकते हैं कारिकल में भी डालता है, चिंसूरा में भी डालता है, कोचीन, नागरपट्टनम, बालासोर, पटना में 1632 में डालता है। पूछता है, याद रखिएगा, बिहार वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो पूछ देगा। 1632 में यहाँ डालता है। तो ये जितना भी डच कंपनी डाला है ये आपको याद रखना है, डच फैक्ट्री जहाँ जहाँ डाला है और कौन से ईयर में डाला है, अराउंड मतलब आप देखिए मसालेपट्टनम तो याद ही रखिए डेट, लेकिन सबका याद नहीं रखना, तो एक व्यू बना के रखिए ब्रेन में कि क्या है कैसे है, ठीक है ना, एटलीस्ट एक व्यू बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डिक्लाइन इन इंडिया किस तरह से डिक्लाइन करता है इंडिया में, तो इसका वही था कि द डिफीट ऑफ द डच इन द एंग्लो डच रेवल्यू एंड द शिफ्टिंग डच टेंशन टुवर्ड्स द हिमालय आर्चिपेगलो, तो इस तरह से फिर डिफीट हो जाता है। फिर बेदरा वाला जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, फाइनली मतलब इंग्लिश जो होता है जीत जाता है और डच हार जाता है, और फिर ये पूरा का पूरा तरह से ख़त्म ही हो जाता है। फिर इंग्लिश का आ जाता है, तो इंग्लिश आता है तो 31 दिसंबर 1600 को फॉर्मेशन करता है ये एलिजाबेथ वन के अंदर में, और 15 साल के लिए इसको दिया जाता है मोनोपोली पे। ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आता है। इससे पहले सबसे पहले बोलेगा तो लिवेंट कंपनी था, समझे, 1593 में। सी रूट से पहला बोलेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, समझे, और ओवरऑल बोलेगा पूरा तो लिवेंट, ये लैंड रूट से था, सी रूट से नहीं था। उसके बाद देखिए कि सेटलमेंट ऑफ इंडिया, थॉमस बेस जो था वो हराया पुर्तगीज को 1612 में। किस तरह से वो सेटलमेंट्स करता है अपने इंडिया में, तो थॉमस बेस जो था हराया था पुर्तगीज को 1612 में। फिर सूरत में 1613 में कंपनी डाला, 1608 में भी डाला था सबसे पहले, ये इलीगल था, परमिशन नहीं मिला था, यहाँ पे परमिशन मिला था, परमानेंट यह डाल दिया। और 1611 में भी मसालेपट्टनम में डाला, ठीक है। साउथ इंडिया में पहला बोलेगा तो कहाँ बोलिएगा, तो मसालेपट्टनम मानना पड़ेगा, मछलीपट्टनम मानना पड़ेगा आपको। और परमानेंट बोलेगा तो आपको सूरत मानना पड़ेगा। ओवरऑल परमानेंट बोलेगा तो कहाँ मानना पड़ेगा, 1613 यार यहाँ सूरत में। और पहला भी बोलेगा तो सूरत ही मानना है आपको, ठीक है, जो कि 1608 में डाला था ना। यहाँ पे देखिए थॉमस रो जो है, लेकिन साउथ इंडिया का पहला बोलेगा तो चलिए बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ, आई थिंक समझ गए होंगे आप। यहाँ पे देखिए थॉमस रो जो है, थॉमस रो वो जहांगीर के कोर्ट में आया था। फिर इन लोग ने अपना फैक्ट्री आगरा में भी डाला, अहमदाबाद और बरौच में भी डाला है। और बॉम्बे जो था वो चार्ल्स II को दिया गया था एज ए डॉरी के तौर पे, पुर्तगीज दिया था डॉरी के तौर पे। और इस तरह से 10 पाउंड पे वो क्या कर दिया था, जब शादी हुआ था ना, कैथरीन बर्गिंजा का शादी हुआ था तो मिला था, पुर्तगीज लोग दिया था। और यही जो था चार्ल्स II जो था फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के एनुअली पे रेंट पे दे देता है। और फिर फोर्ट सेंट जो है जॉर्ज, जो कहाँ है, मद्रास में है, रिप्लेस्ड मछलीपट्टनम, समझे, मद्रास विद द फोर्ट सेंट जॉर्ज रिप्लेस मछलीपट्टनम एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर, समझे, ऑन द ईस्ट कोस्ट। उसके बाद देखिए चंद्रगिरी चीफ वगैरह जो था गिवन बाय द चंद्रगिरी चीफ इतना में। और उसके बाद सिटी ऑफ द कलकत्ता गिरियो भी आपको देखने को मिला। गिरियो क्या 3 विलेजेस जैसे सुतानुती हो गया, गोविंदपुर हो गया, और कौन है, कालीकत्ता।
और यहाँ पे जो था फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज नेम्ड, जैसे फोर्ट विलियम 1700 में फोर्ट विलियम देखने को मिला। उसके बाद फारूक सियर जो था, फारूक सियर का फरमान 1717 में, जिसको मैग्ना कार्टा बोला गया, कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला गया, ये फरमान दिया गया फारूक सियर के द्वारा। और इसमें प्रिविलेजेस दिया गया कंपनी को, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद, ठीक है, में प्रिविलेजेस दिया गया कंपनी को कि ठीक है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस प्रिविलेज मिला टू द कंपनी इन द बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। फिर मर्जर ऑफ द कंपनी जो हुआ 1635 में आपको देखने को मिलेगा, कंपनी नेम्ड, देखिए आगे आएगा। यहाँ पे था कोटीन एसोसिएटेड लेटर कॉल्ड, इसी का बोला गया सादा कंपनी, फॉर्मर बाय द सर विलियम कोटीन। तो इस तरह से मर्जिंग वगैरह हुआ, तो इस तरह से नेमिंग हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए कि द यूनाइटेड कंपनी जो था, मर्चेंट ऑफ द इंग्लैंड ट्रेडिंग जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी, आर्बिट्रेशन ऑफ द अर्ल ऑफ गोडोल्फिन 1858, दिस कंपनी रूल इन टिल 1858 तक ही रहा ना, फिर क्राउन वाला आ जाता है सिस्टम। अब यहाँ देखिए फ्रांस तो आएगा, वहाँ पे क्राउन तो बताया जाएगा आपको। यहाँ पे फ्रांस का क्या सिस्टम था, तो 1664 में फ्रांस जो था, 1664 में फ्रांस जो था अब बन के आता है, कंपनी इस्टेब्लिश करता है। और 1664 में कॉलवर्ट था, वही था, लुइस 14 उसमें किंग था, और उसी का मिनिस्टर कॉलवर्ट था, यही फंड करता है कंपनी को। और 1668 में यह क्या करता है, फैक्ट्री डाल देता है ये, और सूरत में फ्रांस डालता है ना 1668 में फैक्ट्री। अब यहाँ तक कि पौंडीचेरी हेडक्वार्टर बनाता है पौंडीचेरी को, और फ्रांसिस्को मार्टिन जो था डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर वाज ग्रांटेड टू द किसको, फ्रांसिस्को मार्टिन को यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे द डायरेक्टर ऑफ द मुसालीपट्टनम ट्रैक्टरी बाय, देखिए द डायरेक्टर ऑफ द मुसालीपट्टनम, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, बाई वालीकोंडापुरम, गवर्नर शेर खान लोधी इन 1673। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला कार्नेटिक वार होता है तो 1740-48 में होता है, 17 ट्रीटी होता है एक्सपेल का 1748 में। फिर आपका सेकंड कार्नेटिक वार होता है 1749 से 54 में, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या था, पूरा रीजन इसका कॉज हम बताएं, पीछे बार बार बताएंगे तो लंबा होगा। यहाँ पे जो लिखा है बस उसी को थोड़ा हाईलाइटेड कर दिया, जो जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, और वो उतना ही लिखा ही है। थर्ड कार्नेटिक वार जो है 1758 से 63 के बीच में होता है, और बैटल ऑफ वांडिस इसी में होता है आपका, और इस तरह से यहाँ पे होता है। और लास्ट में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाता है थर्ड कार्नेटिक वार में। यहाँ पे सेकंड में पौंडीचेरी का ट्रीटी होता है। एक्चुअली सेकंड में ये होता है, ये मतलब इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, कोई निर्णायक नहीं होता है। और पहला तो आपका सपेल का हो ही गया। यहाँ आप देखिए तो इस तरह से फ्रेंच का होता है, और फिर सेटलमेंट होता है फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। और फ्रेंच का फेलवर होने के पीछे वही रीजन था, इनएडिक्वेटी, मिलिट्री में उतना पावर नहीं था, इनएडिक्वेट थे उन लोग, तो ये रीजन बनता है। इस तरह से आपका एक ओवरव्यू जो है मैं आपको देने की कोशिश किया हूँ, समझे, एक मिनट, हाँ, एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश किया हूँ। ये पूरा जितना भी आपका 38 पेज था इसमें, उस तरह का। बाकी आपको अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना है देन एक बार आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज़रूरी भी है, एक बार आप पढ़िए, उसको मज़ा आता है, पढ़ना चाहिए, समझे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बस एक रफली मैं आइडिया दिया हूँ, ठीक है ना। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई चीज़ मिस प्रिंट हो गया हो, मिस स्पेल्ड हो गया हो बोलने में, तो उस चीज़ को आप समझिएगा। बड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करवाने की कोशिश किया था, तो हो सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, हुआ होगा बहुत जगह पे, तो आप थोड़ा सा केयर भी कीजिएगा। नॉट ऑल द मतलब सब जगह पे नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो ज़रूर हुआ होगा, कहीं ना कहीं हो जाता है वो। होप आप समझ रहे होंगे। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।